हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों, जैसा कि अपनी बात हुई थी, अपन सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी प्रो सीरीज के अंदर। और मैं आ चुका हूं दोस्तों चैप्टर नंबर 3A के साथ। अब चैप्टर नंबर 3 में क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैंने पार्ट ए में क्या रखा है वो समझ लेते हैं, और फिर पार्ट बी में क्या रखा है वो समझ लेते हैं। अब कुछ कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में ये हो सकता है कि सर आप अपने नोट से पढ़ाओगे, हमें स्टडी मैट से पढ़ना हो। दोस्तों, ये स्टडी मैट से ही पूरे के पूरे नोट्स लिए गए हैं, और हालांकि मैं आपको साथ ही साथ मार्किंग भी कराऊंगा कि स्टडी मैट के कौन से टॉपिक अपने होते जा रहे हैं। तो बाय चांस अगर कोई स्टडी मैट से फिर भी पढ़ना चाहता है तो आप लोग स्टडी मैट से भी साथ ही साथ रख सकते हो, उधर सेम चीज आपको मिलेगी, मैं आपको वहां पे भी मार्किंग कराऊंगा। मैंने साथ ही साथ देखो स्टडी मैट भी खोल रखा है और साथ ही साथ मेरे नोट्स भी खोल रखे हैं। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जो मुझे स्टडी मैट में काम का नहीं लगता है दोस्तों, उसको मैंने कट शॉर्ट कर दिया है बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है बीच में, मैंने उसको कट शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर समझाता हूं, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसके अंदर एक ब्लैंक पेज डाल रहा हूं, तो मैं आपके साथ जब शेयर करूंगा तो आपको ये ब्लैंक पेज मिलेगा। तो ये ब्लैंक पेज मैं इसके अंदर ओपन कर रहा हूं, जिसके अंदर अपन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेंगे कि स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर समझा तो आप मान के चल लो आधा काम तो अपना पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं अपन। देखो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले चैप्टर 3 जो है ना वो ये है कि हमें अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को समझना है। देखो पूरा सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजी बनाने से रिलेटेड, पूरा सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजी बनाने से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी को लगाना। तो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे भी, स्ट्रेटेजी लगाएंगे भी, बट स्ट्रेटेजी बनाने और लगाने से पहले हमें अपना इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है। तो उसमें से एक एनवायरनमेंट हमारा है इंटरनल एनवायरनमेंट, और वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो किस में आएगा? चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर हम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट समझेंगे। अब इसके अंदर टॉपिक क्या क्या आएंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर अपने स्टेक होल्डर्स को समझेंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स कौन हैं। तो सबसे पहले समझा जाएगा हमारे स्टेक होल्डर्स कौन हैं, और फिर इन स्टेक होल्डर्स को, खूब सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, एक दो नहीं होंगे, खूब सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। क्या आप लोग मानते हो ये बात? अब जब खूब सारे स्टेक होल्डर्स है तो सब पे बराबर ध्यान नहीं दिया जा सकता, किसी पे ध्यान थोड़ा कम देना पड़ेगा, किसी पे ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, किसको कितना अटेंशन देना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, और ये चीज हमें डिसाइड कराएगा मेंडलो मैट्रिक्स। मेंडलो मैट्रिक्स यहां पे अपना टॉपिक आ गया सबसे पहला। तो सबसे पहला टॉपिक स्टेक होल्डर समझो और उनको मैनेज करने का तरीका सीखो। वो कौन सिखाएगा? मेंडलो मैट्रिक्स सिखाएगा। ये बात आपको समझ आई। दूसरा टॉपिक हमारे पास है दोस्तों स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। सर ये स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स हमें ये बताते हैं आज के दिन हमारी क्या पोजीशन है मार्केट में, हम कितने कॉम्पिटिटिव है, कितने कॉम्पिटिटिव नहीं है, पूरे मार्केट का क्या कराएगा, ये एनालिसिस कराएगा। अगर मैं आपको नोट्स में पढ़ाना चाहूँ एक छोटी सी लाइन जिससे आपको आगे बात समझ आ जाए, तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स हमारी करंट परफॉर्मेंस बताता है, आपके बिजनेस की क्या करंट परफॉर्मेंस है वो बताता है। तो जब स्ट्रेटेजिक ड्राइवर आपकी करंट परफॉर्मेंस को बताता है तो इसके लिए कुछ टूल्स देता है, या फिर मैं कह दूं कुछ चीजों का एनालिसिस करके देता है। और वो क्या क्या है? सबसे पहले इसके अंदर हमें वो एनालिसिस करके देगा इंडस्ट्री और मार्केट की, इंडस्ट्री और मार्केट। फिर हमें ये करके देगा एनालिसिस किसका? इसमें हमें करके देगा कस्टमर्स का। फिर ये हमें करके देगा चैनल्स का। फिर ये हमें करके देगा प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इन सब का एनालिसिस हम इसके अंदर सीखेंगे। तो ये हमारे पास अगले टॉपिक हो गए इंडस्ट्री, कस्टमर, प्रोडक्ट सर्विस एंड चैनल्स। तो टोटल अभी तक मैंने आपको 5 टॉपिक बताए। हम इसके अंदर मेंडलो मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिससे स्टेक होल्डर्स को समझ पाए। दूसरा हम इसमें इंडस्ट्री एंड मार्केट का एनालिसिस देखेंगे। तीसरा हम इसमें कस्टमर का एनालिसिस देखेंगे। चौथा हम चैनल का एनालिसिस देखेंगे, और पांचवा हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, ये बात यहां पे कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर समझेंगे कोर कंपिटेंसी क्या होता है, और फिर हम समझेंगे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों ये पूरा हमारा पार्ट रहेगा चैप्टर 3A का, ये पूरा 3A पार्ट रहेगा। अब इसके बाद हमें देखना है माइकल जेनरिक की
सॉरी माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजीज हमें देखनी है। तो जब हम माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजीज देखते हैं, उनको बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज भी बोला जाता है। सर ये क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ सुन लो एक बार, अगर आपको आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो एक बार आप सुन लो। तो माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपके पास कॉस्ट लीडरशिप होती है, कॉस्ट लीडरशिप होती है, और फिर उसके बाद सर ये क्या काम आती है, क्या होता है, सब बताऊंगा आपको। अभी बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, पहले आपको स्ट्रक्चर क्लियर करना है कि चैप्टर में है क्या। डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, डिफरेंशिएशन, और तीसरा अपने पास इसमें फोकस होता है। और इन तीनों चीजों से हमें मिलती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसा कौन बोलता है, माइकल पोर्टर बोलता है। तो बोलो, माइकल पोर्टर बोलता है अगर आप तीन चीजें लगाते हो, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, तो आपको मिलेगी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अगले हमें 4 टॉपिक और पढ़ने हैं। पहला टॉपिक कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, ये पढ़ना है। तो ये पूरा पार्ट हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 3B। आपने ऐसा क्यों तोड़ा है सर चैप्टर को, क्योंकि फिक्स है चैप्टर 3A में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, चैप्टर 3B में से एक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 10 मार्क्स का ये चैप्टर इस तरीके से रहता है नॉर्मली। अब कुछ चेंजेस हो जाए तो पता नहीं, पढ़ना तो अपने को वैसे भी सारा का सारा है ही। तो ये पूरा अपने चैप्टर का स्ट्रक्चर है। अब अपन एक एक करके शुरुआत करेंगे। आपके सामने दोस्तों स्टडी मैट भी ओपन रहेगा। मैं आपको स्टडी मैट में बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, और फिर मैं आपको अपने नोट से पढ़ाऊंगा। अगर आपको स्टडी मैट से पढ़ना हो तो आप स्टडी मैट साथ में खोल के रख सकते हैं। आपको एक एक लाइन सिमिलर मिलेगी, बस बीच में कुछ कुछ चीजें रिमूव मिलेगी, वो जो अपने काम की नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले अपन इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिखा इंट्रोडक्शन, ये अपना इंट्रोडक्शन है दोस्तों। इसके अंदर हमें ये बताया हुआ है कि इंटरनल एनवायरनमेंट होता क्या है। तो दोस्तों इंटरनल एनवायरनमेंट सीधी सी बात है, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो भले इंडिविजुअल्स हो, ग्रुप्स हो, आपके स्टेक होल्डर्स हो, या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पेस हो, इक्विपमेंट हो, इनपुट आउटपुट का रेशियो हो, कंडीशन ऑफ वर्क हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, पावर्स हो, जो ये अपने अथॉरिटीज हो, पावर्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी वाले लोग हो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो, कोई से भी लोग, कैसे भी टाइप से अगर आपसे जुड़े हुए हैं, दैट इज योर इंटरनल एनवायरनमेंट। तो कुछ लोग होंगे, कुछ ग्रुप होंगे, किसी भी तरीके से अगर आपसे कोई भी जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएगा। इन सबका जोड़, सबका टोटल, इन सबको मिला के ये आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट। आपके डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स, ये सारे लोग आपके क्या कहलाने वाले, इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये इंटरनल एनवायरनमेंट है ना दोस्तों, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है, सबका स्पेसिफिक होता है, सबका क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है किसकी, क्या आपके एथिक्स रहेंगे, क्या आपका प्रिंसिपल रहेगा, क्या आपका वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, आप क्या इसमें कितने एम्प्लॉय से कितने फ्रेंडली हो, कितने नहीं हो, सारी चीजें, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें इसके अंदर अपने, जैसे ही अपन इंटरनल एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल जाएगी। तो क्या क्या बातें आई कि इसमें कौन कौन आता है, फिर ये सबके लिए अलग अलग होता है, और साथ ही साथ अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें सामने एंटिटी का क्या समझ आएगा, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कितने एम्प्लॉय से अपने फ्रेंडली है, कितने नहीं है, ये सारी चीजें आपको इससे समझ आएगी। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमें ये पढ़ना था, मीनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा इसमें क्या दिया हुआ है, तो दिस इज मीनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। सर अगली बार पढ़ना है इस टॉपिक को, बिल्कुल भी नहीं, नो, बिग नो, नो फॉर एग्जाम। अगली बार आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, बस एक बार मैंने आपको बता दिया इसमें क्या है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन रहे, कुछ भी छूट नहीं रहे। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूं नो, अब आपको ये पढ़ने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं अपन दोस्तों, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। क्या उन्होंने बोला था इंटरनल एनवायरनमेंट में स्टेक होल्डर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो सर ये स्टेक होल्डर्स है कौन, ये स्टेक होल्डर्स दोस्तों एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंटरनल हो भली एक्सटर्नल हो, जिनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है या जो हमारे बिजनेस में इंपैक्ट डालते हैं। 2 वर्ड याद रखोगे, जिनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर वो हमारे बिजनेस में क्या डालते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। तो कोई भी लोग या कोई भी ग्रुप जो हमारे बिजनेस में इंपैक्ट डालेगा या फिर क्या करेगा, बोलो फटाफट, इंटरेस्ट रखेगा, ऐसे सारे लोग हमारे क्या कहलाएंगे, स्टेक होल्डर्स। अब दोस्तों जब वो हमारे ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं या फिर हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट डाल रहे हैं, या हमारे बिजनेस के अंदर उनका इंटरेस्ट है, तो क्या दोस्तों उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान तो रखना पड़ेगा, बट सबका ध्यान एक जैसा नहीं रखा जा सकता।
किसी को प्रायोरिटी में हाई रखना पड़ेगा, किसी को प्रायोरिटी में लो रखना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये बात कौन बताएगा किसको प्रायोरिटी में रखना है किसको नहीं रखना, ये आपको मेंडलो बताएगा। मेंडलो की जो मैट्रिक्स है वो आपको ये चीज बताएगी कि किसकी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए, किसकी लो होनी चाहिए, किसकी मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टेक होल्डर्स में आएंगे कौन, पहले तो एक जनरल मीनिंग बता दिया, जिनका इंटरेस्ट रहता है या जिनका इंपैक्ट रहता है। बट ये लोग है कौन, मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, लेबर यूनियन हो सकता है, ऐसा कोई भी जना हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स बता दिए। तो यहां तक आप क्या याद रखोगे, जब भी आपके पास मेंडलो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले उसके अंदर स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन लिख के आओगे। व्हाट यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स, ऐसे कोई भी पर्सन या ग्रुप जो इंटरनल हो भले एक्सटर्नल हो, बट आपके बिजनेस पे या तो इंटरेस्ट रखते हो या इंपैक्ट रखते हो। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, लेबर यूनियन, मैनेजमेंट, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है। Each stakeholder or stakeholder group will affected by the business strategy that the organization chooses and implement। तो ये कहता है कि आप क्या स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, सबसे कोई ना कोई इंपैक्ट होता है। तो ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ना, वरना छोड़ देना। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया क्या चीज है, ठीक है। अब इन स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस करना है कि कौन टॉप पे रहेगा, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किसको कम प्रायोरिटी देनी है, और ये कौन करके देगा अपने को, मेंडलो मैट्रिक्स करके देगा। दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे, बट एक बात ध्यान रखोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, प्लीज आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। किसी भी हालत में आप उसको ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आती है, ये लेक्चर पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। दोस्तों मैं ऐसा बोलता तो नहीं हूँ, बट बोलना पड़ रहा है। इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, नालायक कहीं के। आप लोग वीडियो देख जाते हो बट फिर बाद में करते नहीं हो। तो आप लोग ये काम करोगे, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्या आ रहा है, एनालिसिस ऑफ स्टेक होल्डर्स, और कौन करेगा, मेंडलो करेगा। अब मेंडलो ने पहले बोला कि मैं पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स को, ये जो ऊपर गवर्नमेंट और ये जितने भी लोग हैं, इनको दो तरीके से बांटूंगा। एक तो ये एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें दो तरीके से बांटूंगा। सबसे पहले पावर और इंटरेस्ट की मैट्रिक्स। पावर और इंटरेस्ट की मैट्रिक्स, कौन कितनी पावर रखता है और कौन कितना इंटरेस्ट रखता है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पावर बहुत हाई है, बट वो बिजनेस में नॉर्मली इंटरेस्ट रखती नहीं है। कभी भी उनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, बट नॉर्मली गवर्नमेंट इंटरेस्ट रखती नहीं है किसी बिजनेस में, उनकी बट पावर बहुत हाई होती है, उनकी पावर बहुत हाई होती है। ऐसे ही मेंडलो मैट्रिक्स सजेस्ट दैट वन शुड एनालाइज स्टेक होल्डर बेस्ड ऑन पावर एंड बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, पावर और इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड उसका एनालिसिस होता है, ठीक है। अब क्या चीज समझाई हुई है, कहता है अगर दो, इसने एक्स एक्सिस पे बनाया ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का इंटरेस्ट कितना है, उस स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कितना है, वाई एक्सिस पे बनाया उस स्टेक होल्डर का पावर कितना है, जिस स्टेक होल्डर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बोलता है अगर कोई ऐसा है जिसका पावर हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है, दोनों हाई है, तो वो की प्लेयर्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, की प्लेयर्स। इसमें दोनों चीजें क्या रहेगी, हाई रहेगी। अगर ऐसा कोई जना है जिसके पास पावर भी बहुत है और साथ ही साथ वो बिजनेस में इंटरेस्ट भी बहुत रखता है, तो वो की प्लेयर कहलाएगा। अगर कोई ऐसा जना है जिसकी पावर तो हाई है, जिसकी पावर तो हाई है बट उसका इंटरेस्ट कम है, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे कीप सेटिस्फाइड। इनको सिर्फ कीप सेटिस्फाइड रखो। इसमें क्या है, इनकी पावर तो हाई है बट जो इनका इंटरेस्ट है वो लो है। ये जो येलो में है ना दोस्तों, ये जो येलो में है, इसमें ये दोनों चीजें लो है। ना इन लोगों का कोई इंटरेस्ट है, ना इन लोगों की कोई पावर है, तो इनको सबसे कम प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, सबसे कम प्रायोरिटी में रखा जाएगा। फिर आते हैं एक कीप इन्फॉर्म्ड। कीप इन्फॉर्म्ड में क्या है दोस्तों, इनके पास पावर तो नहीं है बट जो इनका इंटरेस्ट है वो बहुत हाई है, जो इनका इंटरेस्ट है वो बहुत हाई है। तो चार तरीके के लोग हो गए दोस्तों, जिनका पावर भी ज्यादा, इंटरेस्ट भी ज्यादा, जिनका पावर कम बट इंटरेस्ट ज्यादा, जिनका पावर ज्यादा बट इंटरेस्ट कम, एक ऐसे लोग जिनके पास ना पावर है ना इंटरेस्ट है। तो अब किसको क्या क्या बोलेंगे, जिनका दोनों चीजें हाई है वो होंगे की प्लेयर्स, जिनकी पावर हाई है उनको बोलेंगे कीप सेटिस्फाइड, जिनके दोनों लो है उसको बोलेंगे लो प्रायोरिटीज, और
लो प्रायोरिटीज, और जो जिनका इंटरेस्ट ज्यादा है बट पावर नहीं है, ऐसे लोग एम्प्लॉय होते हैं ना, पावर नहीं है बट इंटरेस्ट बहुत रखते हैं, ऐसे लोगों को कीप इन्फॉर्म्ड। तो बोलो, पावर ज्यादा कीप सेटिस्फाइड, इंटरेस्ट ज्यादा कीप इन्फॉर्म्ड, दोनों कम लो प्रायोरिटी, दोनों हाई की प्लेयर्स, दोनों हाई की प्लेयर्स। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ मार्किंग करी है, आपको ये वर्ड याद रखने हैं। अगर आपने एग्जाम में ये वर्ड नहीं लिखे तो समझ लेना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आते कीप सेटिस्फाइड वाले। तो कीप सेटिस्फाइड वाले ये थे जिसमें इनकी पावर तो हाई थी, पावर तो हाई थी बट इनका अभी इंटरेस्ट तो कुछ नहीं था। क्या ये लोग गवर्नमेंट हो गए? गवर्नमेंट की पावर बहुत हाई है बट गवर्नमेंट हर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रख सकती, कभी कभार रखती है, कभी कभार नहीं रखती, तो इनका इंटरेस्ट नॉर्मली लो रहता है। तो पहले तो बताओ ऐसे लोग कौन होंगे? गवर्नमेंट, बैंक्स और कस्टमर। आपका काम सिर्फ इतना है, वो जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगे ना, वो इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कर दो। इतना काम कर लो कि आप उनको सेटिस्फाई रख पाओ, उनकी इंटेंडेड इंफॉर्मेशन उनको रेगुलर बेसिस पर देकर। ये सारे वर्ड आने चाहिए। इतना काम, इनफ वर्क करो कि आप उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप उनको दे दो, इंटेंडेड इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कर दो, कीप देम सेटिस्फाइड। इतना करके बस, ये इसमें इस लाइन में से अगर एक भी वर्ड ऊपर नीचे हुआ आप गए। ठीक है, आगे आ जाओ। की प्लेयर्स, की प्लेयर्स कौन होंगे? जिनका इंटरेस्ट भी हाई होगा, जिनका पावर भी हाई होगा। अब इसमें आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं, इनके साथ आप पूरी तरीके से एंगेज रहो। उसमें आपने इनफ एफर्ट्स लगाए थे, यहां पे आपको ग्रेटेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं सेटिस्फाई करने में। उधर आपने इनफ वर्क किया था उनको सेटिस्फाई रखने के लिए, यहां पे ग्रेटेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। उनसे एडवाइस लेनी है, उनके साथ एक्शन बिल्ड करना है, उनको हमेशा इन्फॉर्म रखना है। ऊपर वाले में जो इन्फॉर्म रखना था वो सिर्फ इंटेंडेड इंफॉर्मेशन के साथ इन्फॉर्म रखना था, जो इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है उसके साथ उनको क्या करना था, आपको उसके साथ अपडेटेड रखना था। सिर्फ जो इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल टैक्स रिटर्न भरो तो ठीक है, टैक्स रिटर्न के साथ अपडेटेड रखेंगे, बट इनको तो सारी इंफॉर्मेशन देनी है, भले इनके काम की हो या ना हो। तो क्या क्या वर्ड लिखोगे? सबसे पहले इनके साथ पूरी तरीके से एंगेज रहो, ग्रेटेस्ट एफर्ट लगाओ इनको सेटिस्फाई करने के लिए, फिर आप इनसे एडवाइस लो, एक्शन बिल्ड करो और इनको इन्फॉर्म रखो विद ऑल द इंफॉर्मेशन। इसमें कौन आएगा? शेयर होल्डर्स आएंगे, सीईओ आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे। अब आते हैं लो प्रायोरिटी वाले लोग। लो प्रायोरिटी वाले कौन हो गए? न्यूज चैनल वाले, जिनको हमारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उनके पास पावर है, बट दिक्कत क्या आती है, कभी कभार इनके ऊपर ये कभी कभार इनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अडानी का एग्जांपल आपको सबको पता है। तो कभी कभार न्यूज चैनल वालों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उनकी पावर भी अपना बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में उनको सिर्फ मॉनिटर करते रहो कि वो हमें कहीं परेशान तो नहीं कर रहे। ओनली मॉनिटर करते रहो, दैट नो एक्शन टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन। कोई भी आपको एक्शन नहीं लेना कि आप उनको सेटिस्फाई करो। जैसे सबसे पहले अपने को सेटिस्फाई करना था, उसमें हम इनफ एफर्ट्स लगा रहे थे, अगले में ग्रेटेस्ट एफर्ट्स लगा रहे थे। इनके साथ कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, इनको कुछ सेटिस्फाई नहीं करना, बस इनको मॉनिटर करते रहो कि हमारे साथ बकवास करनी शुरू ना करते। ठीक है, तो इधर क्या करना है हमें इसके साथ क्या करना है? मिनिमम एफर्ट्स शुड बी स्पेंट ऑन दिस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, मिनिमम एफर्ट्स, बस देखते रहो कहीं हमारे घोचे करने शुरू ना कर दे। तो बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, ये सारे वर्ड लिख के आने, जैसे यहाँ पे लिख के आना ओनली मॉनिटर, फुली एंगेज, ग्रेटेस्ट एफर्ट्स, इनफ वर्क। अगर ये लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप मर्जी से कुछ भी लेके आओगे तो बैंगन मिलेगा दोस्तों। कीप इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? इनको एडिक्वेटली इन्फॉर्म करो, इनसे कम्युनिकेट करो, क्योंकि ये लोग होते हैं एम्प्लॉय। क्योंकि इसमें किसकी बात करते हैं? जिनके पास पावर तो नहीं है, पावर तो नहीं है बट इंटरेस्ट रखते हैं, ये लोग होते हैं एम्प्लॉय। तो इनको आप क्या रखोगे? इनके साथ आप हमेशा कम्युनिकेट करते रहोगे, क्योंकि इनके पास वो चीजें हैं जो किसी के पास नहीं, क्योंकि कस्टमर से जुड़े हुए हैं। इनको पता है क्या हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। तो इनके साथ लगातार कम्युनिकेट करते रहो कि कोई भी मेजर इशू अराइज ना हो जाए। तो अब मुझे बताओ कौन कौन आया? सबसे पहले आ जाओ की प्लेयर्स में। कौन आया? की प्लेयर्स में आए दोस्तों, की प्लेयर्स में कौन आया? की प्लेयर्स में सबसे पहले हमारे पास आए हमारे शेयर होल्डर्स। ग्रेटेस्ट एफर्ट्स लगा दो, इनको सारी इंफॉर्मेशन दे दो। कीप इन्फॉर्म में कौन आए? एम्प्लॉइज। इनको इन्फॉर्म करते रहो, इनसे कम्युनिकेट करते रहो, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
कीप सेटिस्फाइड, इनके साथ एफर्ट्स लगाओ, इनकी इंटेंडेड वर्ड आना चाहिए दोस्तों, इंटेंडेड मतलब जो उन्होंने मांगी है, जो उनके इंफॉर्मेशन का इंटेंशन है उतनी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते रहो। लो प्रायोरिटी में इन पे ध्यान ही मत दो, बस इनको क्या करते रहो, मॉनिटर करते रहो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में। तो अभी अपन ने क्या कर लिया मैं आपको बता देता हूं, ये वाला टॉपिक अपन ने कर लिया है, ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट है। अब अपन आ रहे हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स पे। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में क्या होगा, ये स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स हमें हमारी करंट परफॉर्मेंस को मेजर करने में, असेस करने में मदद करेगा। करंट परफॉर्मेंस को असेस करने में मदद करेगा, ये हमें स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स मदद करेंगे। अब ये बोलते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, इंडस्ट्री एंड मार्केट, कस्टमर्स हो सकता है, प्रोडक्ट सर्विस और चैनल्स हो सकते हैं। ये चार चीजें हमें दी है और बहुत आसान है, बहुत 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 ज्यादा आसान है। तो ये चार चीजें हमें दी है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहां तक आपको इतना ही पढ़ना था कि हमारी करंट परफॉर्मेंस को एसेस करने में, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसको एसेस करने में मदद करते हैं। चार चीजें हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री एंड मार्केट। इंडस्ट्री एंड मार्केट के अंदर सबसे पहले आपको इंडस्ट्री का मीनिंग समझाया जाएगा, जो आप सबको पता है, जहां पे सारी सिमिलर टाइप की कंपनीज मिल जाती है उसको एक इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस ऑयल इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। आईटीसी एफएमसीजी का पार्ट है, एफएमसीजी की इंडस्ट्री का एक पार्ट है। तो सिमिलर इंडस्ट्री जब एक जगह मिल जाती है, जैसे मेक माई ट्रिप टूरिज्म का एक पार्ट है, तो ये क्या हो रहा है, टूरिज्म एक इंडस्ट्री है जिसका कोई ना कोई पार्ट है। तो ये क्या हो रहा है, सारी एक जैसी कंपनीज जब मिलके काम कैसा हो, जब सारी एक जैसी कंपनी एक जगह मिल जाती है तो उस पूरी जगह को बोलते हैं इंडस्ट्री। सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू इंडस्ट्री, नॉट रेलिवेंट। ऊपर इसको आप एक बार के लिए इंपॉर्टेंट लगा लो, फिर मैं आपको एबीसी एनालिसिस दूंगा। ये सब सारे वीडियोस कंप्लीट होने के बाद एबीसी एनालिसिस दूंगा, एक बार तो आप पढ़ लेना, बट बाद में मैं आपको एबीसी एनालिसिस दूंगा। इसमें सिर्फ आपको इतना बात ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर से आप करंट परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हो। फिर आपको मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री में क्या पढ़ना है, सिर्फ इतना कि सिमिलर टाइप की कंपनीज को जहां पे ग्रुप करके दिखाया जाता है दैट इज नोन एज इंडस्ट्री। फिर इसके बाद जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये सब क्या है, एक कार इंडस्ट्री के सारे प्यादे हैं दोस्तों। अगला मीनिंग ऑफ मार्केट। मीनिंग ऑफ मार्केट क्या होगा, जहां पे सारे बायर और सेलर मिलते हैं। तो बात खत्म हो गई। तो अभी तक इनमें कुछ नहीं पढ़ना इंडस्ट्री और मार्केट में, बट अब पढ़ना है। कहते हैं इंडस्ट्री और मार्केट को आपको एनालिसिस करना जरूरी है और आपको यह देखना जरूरी है कि उस इंडस्ट्री और मार्केट में आप कहां खड़े हो। आपको यह देखना जरूरी है कि आप कहां पे खड़े हो। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अभी तक फालतू बातें हो रही थी, इंडस्ट्री क्या होता है, मार्केट क्या होता है, क्या ये मार्केट सबके लिए सेम होता है, बिल्कुल नहीं। तो इंडस्ट्री क्या होता है, मार्केट क्या होता है, क्या ये मार्केट सबके लिए सेम होता है, नहीं ना भाई। सबके बायर सबके सेलर अलग अलग होंगे तो सबका मार्केट अलग होता है। कंक्लूजन, हमें मार्केट का एनालिसिस करना जरूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री एंड मार्केट, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी पोजीशन पता लगाएंगे, हम अपनी पोजीशन को एनालिसिस करेंगे कि जिस मार्केट और इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उसमें हम कहां खड़े हैं, जिस मार्केट की और इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उसमें हम कहां पे खड़े हैं, उस चीज का एनालिसिस करेंगे। और उसको करने का तरीका है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसको अपन बोलेंगे SGM। तो बोलो SGM किसका पार्ट है, SGM इंडस्ट्री एंड मार्केट के एनालिसिस का पार्ट है। तो कोई बोलेगा इंडस्ट्री और मार्केट का एनालिसिस करके दो, आपके दिमाग में SGM आना चाहिए। क्या आना चाहिए, SGM। ये मैं आपको अपने टेक्निकल जो क्वेश्चंस आते हैं, जो अपने केस स्टडी बन के आती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं। जहां पे भी आपको वर्ड दिखाई दे इंडस्ट्री और मार्केट का एनालिसिस करो, आप समझ जाना हमें SGM से रिलेटेड कुछ लिख के आना है, ठीक है। तो ये SGM से रिलेटेड लिख के आना है। अब SGM क्या होगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जितने भी लोग हमसे रिलेटेड है किसी भी तरीके से, ठीक है, और जो सिमिलर टाइप के हैं, हम उनका एक ग्रुप बनाएंगे। क्या ऐसे कुछ भी ग्रुप बना तो नहीं सर, सोच समझ के ग्रुप बनाना है, इसलिए इसका नाम होता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ऐसे कुछ भी ग्रुप मत बना देना दोस्तों। मेरे पास आज ये माइक पड़ा है और मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स पड़े हैं, क्या मैं क्रेडिट कार्ड और माइक का ग्रुप बना दूं, नहीं। ये मेरे से रिलेटेड है बट मैं इनका ग्रुप नहीं बना सकता। मैं सारे क्रेडिट कार्ड का एक ग्रुप बना सकता हूँ, सारे टाइप के माइक का एक ग्रुप बना सकता हूँ। ये 2 माइक मेरे पास पड़े, इनका मैं एक तरीके से ग्रुप बना सकता हूँ। तो ग्रुप कुछ स्ट्रेटेजिकली बनने चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या बोला अपन ने, स्ट्रेटेजिक ग्रुप। हम इसका क्या बनाएंगे, स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाएंगे। अब वो स्ट्रेटेजिक ग्रुप किसके ऊपर बनेंगे, किसके ऊपर बेस बनेंगे,
कॉम्पिटिटिव अप्रोच एंड पोजीशन इन द मार्केट, जिनकी हमसे सिमिलर अप्रोच है या हमसे सिमिलर पोजीशन है, उनके साथ एक ग्रुप बनाएंगे और देखेंगे हम उनके कंपैरेटिव में कहां खड़े हैं। तो बोलो, ग्रुप बनेगा किसके साथ बनेगा? कॉम्पिटिटिव अप्रोच वालों के साथ बनेगा और साथ ही साथ जिनकी हमसे मिलती जुलती पोजीशन है उनके साथ बनेगा। तो इनके साथ हम एक ग्रुप बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे हम कहां खड़े हैं। तो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर है उन सबका एक क्या बन जाएगा, ग्रुप, और फिर देखेंगे हम कहां स्टैंड करते हैं। अब वो ग्रुप किसके ऊपर बन सकता है? अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन कंपेरेबल है, मतलब सेम टाइप के सामान बेचते हो या सेम टाइप की प्राइस में बेचते हो, सेम टाइप की क्वालिटी में बेचते हो, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप लोगों का सेम है, या फिर आप सेम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स वाली चीजें बेचते हो, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी आइडेंटिकल है, या फिर आपके बायर्स क्या है, जो आप बायर्स को ऑफर्स देते हो वो आपके सिमिलर है। तो कुछ भी चीज सिमिलर होगी उसमें आप क्या लगाओगे, एसजीएम लगाओगे। तो पहले ऊपर जनरल बोलता है कॉम्पिटिटिव अप्रोच सिमिलर है या फिर पोजीशन सिमिलर है, फिर बोलता है कैसे हो सकती है, बोलता है सेम प्राइस, सेम क्वालिटी, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी, या बायर आपके क्या हो, आप जो ऑफर बायर्स करते हो सिमिलर सर्विस और टेक्निकल, मतलब सर्विसेज सेम टाइप की आप क्या करते हो, ऑफर करते हो, या फिर आप क्या करते हो, टेक्निकल असिस्टेंस देने का आपका तरीका क्या है, सेम है, या फिर आप कंपेरेबल प्रोडक्ट लाइन देते हो। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद ये एसजीएम का प्रोसेस फॉलो कैसे होगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले आपने ये देख लिया ग्रुप किसका बनेगा, पहले आपने ये देख लिया ग्रुप किसका बनेगा। तो ग्रुप किसका बनेगा ये तो बता दिया, बट ग्रुप बनाने के बाद क्या करना है वो अब अपने को देखना है। तो ये तो बता दिया ग्रुप कैसे बनेगा, सेम प्राइस वालों का बनेगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वालों का बनेगा, फिर उसके बाद जो सिमिलर सर्विसेज दे रहे हैं उनका बनेगा, जो टेक्निकल असिस्टेंस सेम टाइम की दे रहे हैं उनका बनेगा ग्रुप। बट अब बनेगा कैसे और उस ग्रुप को बना के करेंगे क्या, ये अब अपने को देखना है। सबसे पहले ग्रुप बना लो, ये बात आपको समझ आ गई, ये स्टेप नहीं है, बस आपको इतना ग्रुप बनाना। अब ग्रुप बना के क्या करें सर, हमने देख लिया कि जो एक जैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उन सबको अपन ने साइड में कर लिया। अब अपन इनके ऊपर क्या करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं। तो पहले ग्रुप बना लो, अब उनके ऊपर रिसर्च करो। कैसे करोगे आप? सबसे पहले कुछ कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करो, कुछ कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दिमाग में रखो। जैसे कि एक नीचे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें दो दी हुई है, रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट और रेपुटेशन अमंग द कस्टमर। तो इसके अंदर दो दी हुई है कि जो आपने कंपनीज का ग्रुप बनाया है ना, वो कितने टाइप की प्रोडक्ट बेचते हैं, कितने टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं और उनकी रेप्यूटेशन कैसी है कस्टमर के बीच में। तो पहले ग्रुप बना लो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करो। दो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक एक्स एक्सिस पे आएगी और एक वाई एक्सिस पे आएगी। तो एक एक्स एक्सिस पे आएगी और एक किस पे आएगी, वाई एक्सिस पे आएगी। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप आइडेंटिफाई करो, मतलब आइडेंटिफाई तो खूब सारी करो, उसमें से दो सेलेक्ट करो। तो आइडेंटिफाई करने जाते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे हो सकती है, प्राइस और क्वालिटी की रेंज एक हो गई, प्राइस क्या हो गई, क्वालिटी क्या हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो आप देते हो। कहाँ कहाँ आप कवरेज करते हो, लोकल करते हो, नेशनल करते हो, इंटरनेशनल करते हो। जो ग्रुप बनाए हैं वो लोग कहाँ कहाँ सामान बेचते हैं, ये एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया, क्या आप खुद ही रॉ मटेरियल खुद का लेके आते हो या किसी से खरीदते हो, या फिर आप खुद ही रॉ मटेरियल बनाते हो, खुद ही फिनिश बनाते हो, खुद ही उसको बेचते हो। आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, या सिर्फ आप बेचते हो, सामान किसी और से लेके आते हो, बिकवाते किसी और से हो, बनाते हो आप, सिर्फ आप सामान बना रहे हो। सामान आएगा कहां से, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, वो कोई और है, बेचेगा कौन, वो कोई और है, आप सिर्फ बना रहे हो, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो वर्टिकल इंटीग्रेशन भी एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रोडक्ट लाइन, कितनी प्रोडक्ट लाइन है, दो तीन ही बेचते हो, खूब सारे बेचते हो, ये भी आपके एक बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका क्या रहेगा, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। डिग्री ऑफ सर्विस, डिग्री ऑफ सर्विस क्या रहेगी, क्या सर्विस बेचने तक ही है या बेचने के बाद भी है, नो फ्रिल्स है या फिर लिमिटेड है या फुल है। इसको बोलते हैं फुल का मतलब हो गया जैसे एलजी वाला हो गया, एक बार सामान बेच दिया, जब तक आपके पास एलजी का कोई भी सामान है वो आपको हमेशा सर्विस देता रहेगा, दैट इज नोन एज फुल। लिमिटेड, बेचा और कह दिया आप घर पे जाके चेक कर लो, प्रॉब्लम आएगी तो वापस ला देना, उसके बाद हमारी गारंटी नहीं है। और नो फ्रिल्स, कुछ नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, कोई सर्विस कुछ नहीं है, जो है आप ले जाओ। ईयरफोन लाते हो, ईयरफोन लाए, ईयरफोन लगाए, नहीं चले, बात खत्म हो गई। तो वैसी वाली बात कर रहा है। तो ये सब क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो पहले आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढनी है जो आपने ग्रुप बनाए थे उनकी। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढी और अब आप क्या करोगे, प्लॉट द फर्म्स ऑन टू वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या करोगे, कुछ एक्स पे लगाओगे, एक्स एक्सिस पे, और कुछ वाई पे लगाओगे। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स पे लगा दी,
एक करेक्टरिस्टिक y पे लगा दी। ऐसा भी हो सकता है x पे एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, y पे एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, बट नॉर्मली अपन क्या रखेंगे, x पे एक करेक्टरिस्टिक्स लगाई और y पे एक करेक्टरिस्टिक लगाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाई दो करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे ये रही रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट, कितने टाइप कितने सारे सामान बेचते हो, कितना रेंज है आपके पास, एक टाइप की रेंज, दो टाइप की रेंज, से फोन बेचते हो, फोन की बैटरी भी बेचते हो, फोन का कवर भी बेचते हो, तो रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट हो गया। और फिर उसके बाद क्या रेप्यूटेशन है आपकी, वो एक और करेक्टरिस्टिक हो गई। प्लॉट दी फर्म्स ऑन दी टू वेरिएबल्स, अब आप इसको जितनी भी आपने फर्म्स का ग्रुप बनाया था उसमें सब एक एक फर्म को निकालोगे और इस पे प्लॉट करते जाओगे। फिर असाइन दी फर्म दैट फॉल इन अबाउट द सेम स्ट्रेटेजी स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम स्ट्रेटेजी स्पेस में जो है उनका अब आप ग्रुप वापिस से बनाना शुरू करोगे। पहले आप खूब सारे लोगों को साइड करके लाए जो आपसे रिलेटेड थे, तो पहले तो वो ग्रुप बना, अब उसके अंदर से भी जिनकी सेम स्ट्रेटेजी है उनका ग्रुप बना रहे हो। तो असाइन फर्म्स में क्या होगा, पहले प्लॉट फर्म आपने यहाँ पे प्लॉट कर दी, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ऐसे आपने प्लॉट कर दिया। और ये प्लॉट करने के बाद अब जिनकी सेम स्ट्रेटेजीज है ना उनको एक सर्कल में डाल दोगे, एक सर्कल में डाल दोगे। तो असाइन फर्म्स में क्या करना है, पहले प्लॉट में तो क्या है, ए को यहां रख दिया, बी को यहां रख दिया, सी को यहां रख दिया, डी को यहां रख दिया, जो भी आप फर्म्स को ग्रुप बना के लाए थे उस ग्रुप में से एक एक को आपने रख दिया। तो पहले जो ग्रुप बनाया था वो इसलिए बनाया था जिससे आपसे रिलेटेड लोग आए। पता चला आप किसी को भी उठा के ले आए उसको यहां पे असाइन कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। पहले वो ग्रुप बना था जो आपसे रिलेटेड थे, वो ग्रुप बनने के बाद अब आप उसमें से एक एक को उठा रहे हो, इस करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लॉट कर रहे हो, प्लॉट करते जा रहे हो, प्लॉट करते जा रहे हो। और अब क्या करोगे, इनमें से जो सिमिलर हो गई ना, जो और ज्यादा सिमिलर हो गए उनके ऊपर आप असाइन करोगे। पहले उनको आप असाइन करोगे जिनकी सेम स्ट्रेटेजी स्पेस है, जिनकी सेम टाइप की स्ट्रेटेजीज है। तो पहले आपने यहाँ पे आप पहले खूब सारा ग्रुप बना के लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सब मेरे जैसे हैं। अब आप इनमें से एक एक को उठा रहे हो, ए को यहाँ प्लॉट किया, बी को यहाँ किया, सी को यहाँ किया, डी को यहाँ किया, ई को यहाँ किया, एफ को यहाँ किया, सी को यहाँ किया, तो ये क्या, ई को यहाँ किया। तो ये क्या कर रहे हो आप, ये प्लॉट कर रहे हो। अब असाइन कर रहे हो जिनकी सेम स्ट्रेटेजी, अब सबको साथ लेके आ रहे हो, इन दोनों की स्ट्रेटेजी सेम है। फिर और किसकी सेम है, सबको साथ साथ लेके आ रहे हो, सबको साथ साथ लेके आ रहे हो। अब साथ लेके आ गए, अब इनके ऊपर आप सर्कल बना दोगे, जो आपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाया ना इनके ऊपर आप क्या बना दोगे, सर्कल बना दोगे। तो अब क्या क्या रखोगे, सबसे पहले आप करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करोगे, फिर फर्म्स को प्लॉट करोगे, फिर सबको असाइन करोगे, सबको साथ लेके आओगे, जो जो एक जैसे उनको सबको साथ लेके आओगे और फिर सबके ऊपर सर्कल ड्रॉ कर दोगे। अब ये जो सर्कल ड्रॉ होगा ये कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी सेल्स कितनी है या आपका इंडस्ट्री में शेयर कितना है। तो यहाँ पे साइज ऑफ अ ग्रुप रिस्पेक्टिव शेयर टू द टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू, तो आपका रिस्पेक्टिव शेयर कितना है पूरे इंडस्ट्री के कंपैरेटिव में। जैसे इंडस्ट्री अगर 100 बेचती है और ए बी सी सॉरी पी क्यू आर मिलके 80% सामान बेचते हैं तो इनका ये जो सर्किल है ये बड़ा होगा। GHI 40% सामान बेचते तो इनका 40% जितना सर्किल होगा। तो ये सर्किल किस पे डिपेंड करेगा कि पूरी इंडस्ट्री अगर 100 बेचती है तो उसमें से आप कितना बेचते हो, उस हिसाब से आपका ये सर्किल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना, ये लाइन लिख के आनी है। साइज ये किस पे डिपेंड करेगा, ड्रॉ सर्किल कौन से प्रोपोर्शन में करेगा, साइज ऑफ द ग्रुप रिस्पेक्टिव शेयर टू टोटल इंडस्ट्री एंड सेल्स रेवेन्यू। ये अपन ने इसमें बता दिया किसके हिसाब से सर्किल को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब अगर अपन इसका एनालिसिस करें तो PQR को देख के क्या लग रहा है, इनका रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा है, इनका रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा है देखो, बट इनकी रेप्यूटेशन कम है। तो ऐसे लोग जिनकी रेप्यूटेशन कम है बट जो सामान बहुत टाइप का बेचते हैं, और ऐसा होगा भी, जो ज्यादा टाइप का सामान बेचते हैं ना हमेशा उनकी रेप्यूटेशन कम हो जाती है, क्योंकि एक से अगर उनकी रेप्यूटेशन बढ़ रही है ना तो दूसरे से उनकी रेप्यूटेशन कम हो जाती है। तो जो ज्यादा रेंज होती है ना, नॉर्मली बता रहा हूँ, नॉर्मल रियल लाइफ के हिसाब से बता रहा हूँ, जो ज्यादा टाइप के सामान बेचते हैं ना उनकी हमेशा रेप्यूटेशन कम होती है। तो बताओ जो ऐसे लोग हैं जिनके पास रेंज ज्यादा है बट रेप्यूटेशन कम है, वो कौन कौन है, PQR, और इनका सर्कल सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा सेल्स तो अभी भी यही करते हैं भले इनकी रेप्यूटेशन कम है। ABC कौन है, बहुत कम टाइप का सामान बेचते हैं, और कम टाइप का सामान बेचते हैं, 2-3 टाइप ही बेचते हैं, उस पर अपना परफेक्शन दिखाते हैं, तो इनकी रेप्यूटेशन भी हाई है, बट कम सामान बेचने के कारण इनकी सेल कम है, तो इनका सर्किल भी क्या है, छोटा है। तो अब आपने ये सर्किल ड्रॉ कर दिए, अब आपको इसमें ढूंढना है कि आप कहाँ पे रहते हो। तो ये चीज आपको ढूंढनी है, इससे आपकी क्या होगी,
एनालिसिस होगा। तो अपने को यही करना था, एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री एंड मार्केट, और उसके बाद खुद का एनालिसिस, हम उसमें कहाँ खड़े हैं। तो ये हमने इंडस्ट्री और मार्केट का एनालिसिस किया। अब ये नीचे समझाया हुआ ये सारी फर्म्स है। अब ये बोलता है कि एक्स एक्सिस पे जितना ज़्यादा आप राइट में जाओगे, जितना ज़्यादा राइट में जाओगे उतनी बड़ी रेंज होगी। वाई एक्सिस में जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतनी ज़्यादा रेप्यूटेशन होगी। फिर बोलता है एबीसी का क्या मतलब है, जीएचआई का मतलब क्या है, ये सारी बातें इसके अंदर दी हुई है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक्स एक्सिस पे आपको ये पता चलेगा रेंज कितनी है, वाई एक्सिस पे आपको ये पता चलेगा आपकी रेप्यूटेशन कैसी है। फिर बोलता है जीएचआई जो है उसके पास अच्छी रेंज है। फिर ये सारी बातें बता रहा है, एक्स वाई जेड के पास अच्छी रेप्यूटेशन है। तो ये सारी चीज़ें ये पूरे डायग्राम को समझा रहा है। क्या सर हमें भी ये समझा के आनी है? बिल्कुल। इसको नहीं समझा के आओगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया और अगर ये समझाना भूल गए तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ये आपको 2 नंबर मिलेगा। तो समझा के आना है। समझाने में है क्या, खुद भी तो समझा सकते हो। एबीसी ये जो कंपनीज है इनकी रेप्यूटेशन हाई है, बट इनका क्या है, रेप्यूटेशन हाई है बट इनका रेंज ऑफ अ प्रोडक्ट कम है और जो इनकी सेल है वो कम है। बस इतना ही तो लिख के आना है। फिर पीक्यूआर आपको साफ तो दिख रहा है, पीक्यूआर की सेल ज्यादा है, रेंज ज्यादा है, बट जो रेप्यूटेशन है वो कम है। यही तो समझा के आना है और एक बार आप इसको पढ़ लेना। तो अगर कोई केस स्टडी आ जाए तो उसके हिसाब से ये डायग्राम बनेगा, और अगर केस स्टडी नहीं है, सीधे सीधे आपसे एसजीएम पूछा गया तो आपको पता है क्या करना है, ये एज इट इज आंसर लिख के आना है यहां से लेकर यहां तक। और फिर देखते हैं आपको 5 नंबर कौन नहीं देता। फिर देखते हैं अपन आपको 5 नंबर कौन नहीं देता। आपको 5 नंबर मिलने पक्के हैं। ये सब लिख के आना है। तो कैसे कैसे याद रहेगा, सबसे पहले आप एसजीएम समझाओगे, इसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाते हैं, जो हमसे रिलेटेड है पहले हम उनको सेलेक्ट करके अलग कर देते हैं। अब वो रिलेटेड कंपेरेबल प्रोडक्ट लाइन, सेम प्राइस, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब कुछ हो सकता है। फिर इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम इनको प्लॉट करते हैं, फिर इनको असाइन करते हैं, फिर इनके ऊपर सर्किल ड्रॉ करते हैं प्रोपोर्शनेट में, इंडस्ट्री के प्रोपोर्शनेट में कि इनकी सेल्स कितनी है। और फिर आपको ये दिखाना है कि एबीसी कौन है, एक्स वाई जेड कौन है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, बस इतना सा करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एसजीएम वाला क्वेश्चन हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और बाद में एबीसी एनालिसिस तो मैं आपको दूंगा ही। अगला टॉपिक दोस्तों अपने पास आता है कस्टमर्स। तो एक अपन ने कौन सा कर लिया, इंडस्ट्री एंड मार्केट, ये स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का पहला पॉइंट था। अब स्ट्रेटेजिक ड्राइवर का दूसरा पॉइंट कस्टमर, बहुत आसान, इसमें कुछ भी सोचने की आपको जरूरत नहीं है। पहली बात तो आपको ये याद ही नहीं करना, बट अगर याद करना भी है तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया अपन ने, ये सब अपना कंप्लीट है दोस्तों, इसमें कुछ भी आपको अब करने की जरूरत नहीं है। अब अपन आ चुके हैं कस्टमर पे। अब कस्टमर के टॉपिक में ये बोलता है, देखो आप जब सामान बेच रहे हो तो आपको ये एनालिसिस करना जरूरी है कि कस्टमर कौन है, और आपको उसको एनालिसिस करना है क्योंकि सारी जो आपकी स्ट्रेटेजीज है उसके हिसाब से डिजाइन होगी। तो ये बोलता है बाकी तो नहीं पता, बट मैं आपको कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक फादर है जो अपने बच्चे के लिए डायपर खरीदने गए, वो कस्टमर है दोस्तों, वो खुद नहीं पहनेंगे, वो अपने बच्चे को पहनाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, जो पहनेगा दैट इज कंज्यूमर, और जो खरीद के लाया दैट इज कस्टमर। बस यही डिफरेंस इसके अंदर बताया हुआ है। और फिर पता है क्या बोलता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो तो हमें भी पता है दोनों सेम हो सकते हैं। बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से जब देखोगे तो कस्टमर को देखना है, बट जब वैल्यू क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कंज्यूमर को देखना है। दोस्तों वो डायपर पहन के बच्चे को मजे आने चाहिए, बच्चा रोना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर बच्चा रोएगा तो इसका मतलब आपके डायपर में छेद है दोस्तों, तो ये इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है, आपका डायपर बेकार है। अब बच्चा चुप ही नहीं हो रहा तो आपने डायपर बनाए तो बनाए के फेंक दो ऐसे। ठीक है, तो आप समझो बात को, मजा नहीं आ रहा बच्चे को, कंफर्ट फील नहीं कर रहा, तो उसको वैल्यू क्रिएशन नहीं मिल रहा दोस्तों बच्चे को। बट साथ ही साथ समझो, जो खरीद के लाएगा ना वो प्राइस के बारे में सोचेगा। कोई उसको कह देगा एक डायपर 10,000 रुपए का, दोस्तों उसको भी पहनना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं, डायपर को प्राइसिंग प्रोस्पेक्टिव से भी देखना है। ऐसा नहीं वैल्यू क्रिएशन देते रह रहे हो तो प्राइस बढ़ाते रह रहे हो। तो जब प्राइस के बारे में बात आएगी तो कस्टमर सामने आना चाहिए, जब वैल्यू क्रिएशन के बारे में बात आएगी तो कंज्यूमर सामने आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। ये बस कंज्यूमर कस्टमर में आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में डिफरेंस। अब अगला आता है दोस्तों प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगला अपना टॉपिक आता है।
तो दोस्तों अब अपना टॉपिक है प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर अपने को क्या बताया हुआ है, ये सबसे पहले बताएगा बिजनेस को अपना की प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, और फिर इसके बाद प्रोडक्ट क्या है, कॉम्बिनेशन है गुड्स और सर्विसेज का, ये सारी बात इसके अंदर बताई हुई है। फिर कहता है प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट हो सकता है, पैकेजिंग, फीचर्स, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीजें क्या है, प्रोडक्ट है, बता रहा है प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, ये सारी बातें इसने बता दी। अब बोलता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए और सर्विसेज को बेचने के लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वो इसमें बता रहा है। तो अगली बार जब आपके पास प्रोडक्ट एंड सर्विस का टॉपिक आए तो आपको देखते समझ जाना है इसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होगी। तो अब देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, पूरी बुक में स्टेक होल्डर्स का एक ही क्वेश्चन है, तो कहीं पे भी वर्ड स्टेक होल्डर्स दिखाई दे तुम्हारे दिमाग में मेंडलो मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। फिर अगला अपन ने पढ़ा इंडस्ट्री एंड मार्केट, पूरे में कहीं पे भी इंडस्ट्री और मार्केट का एनालिसिस आए तो तुम्हारे दिमाग में कौन आ जाना चाहिए, अपने वो जो अपन ने सारे पॉइंट पढ़े थे इंडस्ट्री और इसके इंडस्ट्री के एनालिसिस के, मार्केट के एनालिसिस के जितने भी पॉइंट पढ़े थे एसजीएम के, तो एसजीएम तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए जहां पे भी इंडस्ट्री और मार्केट का एनालिसिस आए, जहां पे भी कस्टमर की बात आए वहां पे कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस। फिर उसके बाद अभी अगले चैप्टर में वापस से कंज्यूमर और कस्टमर के बारे में बात आएगी, बट इस चैप्टर में कस्टमर में क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस। और फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या बना यहाँ पे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आपको क्या करना है, पहले बताना है प्रोडक्ट क्या होता है, फिर आपको बताना है प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। सबसे पहले इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों वो है सोशल मार्केटिंग। इसके अंदर जब अपन अपने किसी सोशल आइडियाज या कॉजेज को प्रमोट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में सिगरेट नहीं पीना दोस्तों, ये एक आइडिया किसी ने अगर प्रमोट किया तो वो कहलाएगा सोशल मार्केटिंग। आप हर मूवी से पहले देखते हो मुकेश आता है दोस्तों, मुकेश कौन है, सोशल मार्केटिंग, ठीक है, कि सिगरेट नहीं पीना उससे कैंसर होता है, ये होता है, वो सब क्या है, सोशल मार्केटिंग है। अक्षय कुमार को आप देखते हो बार बार वो अजीब अजीब सी मार्केटिंग करता है, तो वो सब क्या है, सोशल मार्केटिंग है दोस्तों। किसी भी सोशल आइडिया को, कॉज को या प्रैक्टिस को टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचाना इज नोन एज क्या, सोशल मार्केटिंग। ये सारे वर्ड आपके आंसर में आने चाहिए, ठीक है। ऑगमेंटेड में क्या होता है दोस्तों, आप अपने एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसके साथ या तो आप को प्रोडक्ट को साथ में बेचने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल आपका मेन प्रोडक्ट है मोबाइल, आप कहते हो साथ में 1 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी, साथ में आपको गार्ड मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आपके मेन प्रोडक्ट के साथ जब आप दूसरा प्रोडक्ट बेचते हो, कोर प्रोडक्ट के साथ आप उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचते हो, तो वो कहलाता है ऑगमेंटेड। तो इसके अंदर क्या आएगा, प्रोडक्ट कैन ऑफर बिसाइड द कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट दैट इज बीइंग ऑफर्ड। तो आप क्या दे रहे हो, कस्टमर को कुछ एडिशनल चीजें दे रहे हो, तो ये क्या हो गई, ऑगमेंटेड मार्केटिंग हो गई। फिर इसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें आप कंज्यूमर से डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल इस लिंक को क्लिक करो, आपको अमेजोन का 50% का कूपन मिलेगा, इस लिंक को क्लिक करो आपको फ्लिपकार्ट का कूपन मिलेगा। आपने सीधे उनको फोन कर दिया, आपने वो नापतोल वाली वेबसाइट देखी होगी, नापतोल वाला वो टीवी का एड देखा होगा, वो सब क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या आगा, अब मेन बात क्या आ गई, आपको इसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेना है कंज्यूमर से, तो जिससे आपको कंज्यूमर का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, भले वो फोन करके आए, भले किसी लिंक पे क्लिक करवा के उसका नाम भरवा के आए, कैसे भी आए, अगर आप उसका डायरेक्ट रिस्पॉन्स ले पा रहे हो तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाएगा। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे कोई एयरलाइंस है दोस्तों, वो एयरलाइंस बोलती है जो मेरे बिजनेस क्लास वाले लोग हैं उनको मैं लाउंज की फैसिलिटी फ्री में दूंगा, और उसमें ये खाने को मिलेगा, ये खाने को मिलेगा, उसमें ड्रिंक्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं, वो एक रिलेशनशिप बना के रखने अपने अच्छे कस्टमर के साथ, बिजनेस क्लास वाले कस्टमर के साथ, गोल्ड मेंबर्स के साथ वो एक रिलेशन बना के रख रहे हैं। तो ये क्या होगी, रिलेशनशिप मार्केटिंग होगी। जब आप अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशन बना के रखते हो तो वो क्या कहलाती है, रिलेशनशिप मार्केटिंग। जैसे एयरलाइंस का सीधा सीधा एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसमें आप क्या लिख के आओगे, 3 वर्ड, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग। ये 3 चीजें आप लिख के आओगे, उनके साथ रिलेशन क्रिएट करना, जो है उसको मेंटेन करना, या फिर अपने रिलेशन को और बढ़ाना। इस मार्केटिंग को क्या बोलते हैं अपन, रिलेशनशिप मार्केटिंग। नीचे एयरलाइंस का एग्जांपल दिया हुआ है। सर्विस मार्केटिंग में क्या होता है, सर्विस मार्केटिंग में जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप उस चीज को प्रमोट करते हो। फॉर एग्जांपल अर्बन कंपनी है दोस्तों, अर्बन कंपनी ने अभी एक नया काम शुरू किया है कि 99 रुपीज में आपके घर पे मेड को भेजेंगे। वो 1 घंटे तक आप जो भी साफ सफाई करवाना चाहते हो, कपड़े प्रेस करवाना चाहते हो, जो भी काम करवाना चाहते हो, वो 99 रुपीज में करते हैं। अर्बन कंपनी वालों ने एक सर्विस चालू करी और इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रमोट किया। तो उन्होंने अपनी जब सर्विस को प्रमोट किया, दैट इज नोन एज क्या, सर्विस मार्केटिंग। तो इसके अंदर आप वर्ड क्या क्या ध्यान रखोगे, इट इज अप्लाइंग द कंसेप्ट, टूल, टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग टू सर्विस। अपनी सर्विसेज को मार्केट करना, कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो उसको मार्केट करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इस चीज को मार्केट करूंगा तो दैट इज नोन एज सर्विस मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग में जब आप किसी आदमी की मार्केटिंग करते हो, किसी आदमी को चमकाते हो, आप लोग नंबर अच्छे लाओ, आपकी फोटो आएगी बट छोटी आएगी,
कोई भी इलेक्शन जीते सबकी फोटो छोटी आती है, बड़ी फोटो किसकी आती है आपको भी पता है, तो वो होती है पर्सन मार्केटिंग दोस्तों। तो इसमें 3 वर्ड कौन कौन से याद रखोगे आप? क्रिएट, मेंटेन, चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए किसी का क्रिएट करना, मेंटेन करना, चेंज करना एटीट्यूड और बिहेवियर। तो आप क्या करोगे? अगर आपको किसी का भी एटीट्यूड चेंज करना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट उसका एटीट्यूड बनाना है, अच्छा बनाना है, मेंटेन करना है, चेंज करना है, ये सब क्या होता है? पर्सन मार्केटिंग। तो किसी पर्सन को चमकाना दोस्तों, दैट इज नोन एज पर्सन मार्केटिंग। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चमकाना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। जैसे टाटा नाम आती है आपके सामने, एक ट्रस्ट का एक नाम आता है, आपको भी पता है, तो ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग हुई हुई है। इसमें भी वर्ड वही आएंगे, क्रिएट करना, मेंटेन करना और किस चेंज करना, एटीट्यूड। किसी टारगेटेड ऑडियंस के सामने, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे किसी पर्सन के लिए चेंज किया था, यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज किया, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि ये ट्रस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन है। किसी पर्सन को आप शो कर रहे हो कि यार ये तो बहुत ही जबरदस्त आदमी है। प्लेस मार्केटिंग में आपको भी पता है, आओ कभी हवेली पे नहीं दोस्तों, सॉरी, इसमें आओ कभी अपने गुजरात की बात होती है, राजस्थान की बात होती है, विजिट राजस्थान, ठीक है, और फिर उसमें मारवाड़ी गाने चलते हैं दोस्तों। ये क्या हो रहा है? प्लेस मार्केटिंग हो रही है। तो इसमें भी वही वर्ड आएंगे, क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स टुवर्ड पर्टिकुलर प्लेस। तो ये क्या करना अपने को, इसमें प्लेस के लिए क्या करना? क्रिएट करना, मेंटेन करना, चेंज करना एटीट्यूड। फिर इसके बाद एनलाइटेंड मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को बनाने के लिए आज अपन ऐसी कोई मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि पतंजलि है दोस्तों। पतंजलि हमेशा एक ही मार्केटिंग करता है कि हमारी चीजें सबसे ज्यादा शुद्ध है, उसको आज नहीं बेचना, उसको लॉन्ग रन चलाना है। तो जब आप ऐसी कोई मार्केटिंग करते हैं, अमूल करता था टेस्ट ऑफ इंडिया, उसमें वो कहता है कि हमसे बेटर कोई कुछ नहीं दे सकता है, बटर और कुछ नहीं दे सकता। तो ये क्या कर रहा है? एनलाइटेड मार्केटिंग, अपनी लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को सुधार रहे हैं आज मार्केटिंग कर। अब ये कैसी हो सकती है? कस्टमर ओरिएंटेड हो सकती है, इनोवेटिव हो सकती है, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग हो सकती है, सोशल मार्केटिंग हो सकती है। तो ये हो क्या रहा है? कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग भी कर सकते हो इसके अंदर अपनी लॉन्ग रन परफॉर्मेंस के लिए, कुछ इनोवेटिव मार्केटिंग भी कर सकते हो, कुछ वैल्यू मार्केटिंग भी कर सकते हो कि हम आपको क्या वैल्यू मार्केटिंग देते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे? एनलाइटेड में दिखाओगे। तो एनलाइटेड जैसे ही वर्ड आएगा तो आपको अपनी लॉन्ग रन परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, आगे आने वाले परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, उसके लिए आज आप मार्केटिंग कर रहे हो। और वो कैसी कैसी हो सकती है वो इसमें बताया हुआ है। डिफरेंशियल मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों? आप जब मार्केटिंग करते हो तो आप हर कस्टमर के हिसाब से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल HUL है दोस्तों। HUL क्या करता है? साबुन बेचता है, बट हर साबुन को अलग अलग तरीके से डिजाइन करके बेचता है। दोस्तों एक डव बेचता है जिसमें वो आधा आदमी काला दिखाई देता है, आधा गोरा दिखाई देता है, तो उसने डव बेच ली उसको। बच्चों के लिए उसने लाइफबॉय बेच ली। तो ये क्या किया? बेच साबुन ही रहा है, बट सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज दिखा के बेच रहा है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। तो इसमें क्या वर्ड याद रखोगे आप? फ्रॉम डिसाइड टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच। सबको अलग अलग टाइप की चीजें ऑफर कर रहा है कि तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू काला है तो ये ले ले, तू अभी खेल के आया तो तू ये वाली साबुन लगा, तू अभी भाग रहा है तो इधर ये साबुन लगा, वो कर जो भी है, सिंथॉल ये लगा, जो भी साबुन है दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें करता है। सिंक्रो मार्केटिंग आता है। अगला आता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग और डी मार्केटिंग। तो जो सिंक्रो मार्केटिंग है और डी मार्केटिंग है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये आने के चांसेस भी है। सिंक्रो मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों? जैसे फॉर एग्जांपल जब मूवी की टिकट्स होती है दोस्तों, फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत ज्यादा बिकती है, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत कम टिकट्स बिकती है। तो वो क्या करते हैं? अपनी डिमांड को सिंक्रोनाइज करने के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की टिकट्स को सस्ता रखते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे की टिकट्स को महंगा रखते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? दोनों की डिमांड को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार की डिमांड बहुत ज्यादा है फ्राइडे सैटरडे संडे की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की डिमांड बहुत कम है, इनको सिंक्रोनाइज करके बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज नोन एज क्या? सिंक्रोनाइजिंग। और बराबर कैसे कर रहे हैं? प्राइजेस कम करके और ये सारे तरीके। तो व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इररेगुलर ड्यू टू सीजन, सम पार्ट ऑफ द डे, आवर बेसिस, किसी भी कारण से अगर क्या है डिमांड बराबर नहीं है पूरे टाइम, तो उसको बराबर करने के लिए अपन कौन सी मार्केटिंग यूज करते हैं? सिंक्रोनाइजिंग। जैसे वेडनेसडे को आओ तो आप एक टिकट के पैसे में आपको अनलिमिटेड पॉपकॉर्न भी फ्री है, ऐसा कुछ होता है, आपको भी पता है। तो ये क्या हो गया? कैसे कर सकते हो? फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू और अदर इंसेंटिव पॉपकॉर्न देकर भी आप ये चीजें बराबर कर सकते हो। नीचे बताया हुआ है ये बात। तो ये हो गई सिंक्रो मार्केटिंग। बट यहां पे आती है डी मार्केटिंग। एक डी मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों? बहुत ज्यादा भीड़ आ गई, अब आप चाहते हो कि यार इस भीड़ को यहां से हटाओ,
तो आप चीजों को महंगा कर देते हो, वो हो गए डी मार्केटिंग। सिंक्रोनाइजिंग मार्केटिंग में आपकी डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी, उन डिमांड को सिमिलर करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए डिमांड को आपने सिंक्रो मार्केटिंग यूज किया। बट डी मार्केटिंग में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ लग गई। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फंक्शन होता है ना दोस्तों, एक यहाँ पे दिल्ली में सुंदर नर्सरी करके एक जगह है, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है दोस्तों। और जब बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है ना, तो वो क्या करते हैं, पार्किंग के प्राइसेस और पर पर्सन के प्राइसेस को बहुत ज्यादा हाइक कर देते हैं, जिससे ये भीड़ को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो जब आप भीड़ को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो वो कहलाएगा डी मार्केटिंग। बट जब यहीं पे आप अपनी डिमांड को हमेशा के लिए सिमिलर रखना चाह रहे हो तो वो कहलाएगा सिंक्रो मार्केटिंग। तो देखो डी मार्केटिंग, जैसे अभी आप मान लो दिवाली है, होली है, या कोई भी टाइम है, ईद है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब सुंदर नर्सरी बुरी तरीके से भीड़ से भर जाती है दोस्तों, इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है जिसकी हद नहीं है, वहीं पे प्रोग्राम होने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, डी मार्केटिंग करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस डिमांड टेम्परेरी और परमानेंट। द एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय डिमांड बट ओनली टू रिड्यूस और शिफ्ट इट। दिस हैपन व्हेन देयर इज ओवरफ्लो डिमांड, ओवरफुल डिमांड, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, जैसे कि ओवर क्राउडेड पार्क्स हो गए सैटरडे संडे को। तो सैटरडे संडे को पार्क की प्राइसेस बढ़ा दो, जिससे सैटरडे संडे को क्या हो, इतने ज्यादा लोग ना आए, जिससे हमसे क्राउड संभले ही ना। तो ये दोनों में अंतर हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों, जब आप सारी जगह को टारगेट नहीं करते, एक छोटी सी जगह को टारगेट करते हो और सोचो इस छोटी सी जगह में मैं जितना ज्यादा सामान बेच सकूं बेच लूं, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग। तो ये अपन इसमें नीश मार्केटिंग कर रहे हैं, छोटी जगह को अपन टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अपने मार्केटिंग के तरीके हो गए। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो ऑगमेंटेड रहता है। ऑगमेंटेड में था आप मेन प्रोडक्ट के अलावा, अपने कोर प्रोडक्ट के अलावा दूसरी चीजें भी आप जब कस्टमर को चिपका रहे हो, दैट इज नोन एज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। फिर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, वो डिफरेंशियल सिंक्रोनाइजिंग मार्केटिंग और डी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ चैनल दोस्तों। अगला टॉपिक अपना आ गया चैनल्स, जिसके अंदर हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ चैनल। टाइप्स ऑफ चैनल में दोस्तों अपने पास सेल्स का चैनल है, प्रोडक्ट चैनल है और लास्ट में सर्विस चैनल है। तो दोस्तों अगर आज आप कोई दुकान चालू करते हो, दुकान नहीं कोई भी प्रोडक्ट चालू करते हो, मान लो आपने सोचा अब तो मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, आपने सोचा कुछ प्रोडक्ट दिमाग में आया और आपने कहा ये तो प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूं, तो सबसे पहले आप बेचोगे किसके थ्रू, अमेजोन के थ्रू। अमेजोन के थ्रू आप सामान बेचोगे, कस्टमर को आपके बारे में पता चलेगा, आप अमेजोन के थ्रू बेचोगे। फिर अमेजोन से एक जना आएगा जो लेके जाएगा सामान और फिर वो कस्टमर तक पहुंचाएगा। फिर एक बार जब सामान पहुंच गया तो आप क्या बताओगे, उसको सर्विसेज दोगे, देखो ये प्रोडक्ट ऐसे यूज करना है, खराब हो जाए तो हमारे पास वापस ले आना। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले अमेजोन आपका सामान बेचेगा, दैट इज नोन एज सेल्स चैनल। इसमें जो रेड लाइंस है इसमें से एक भी वर्ड गायब नहीं होना चाहिए। इन्वॉल्व इन सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू ईच चैनल एंड अल्टीमेटली टू द एंड यूजर। ये कौन से इंटरमीडियरीज है, सेल्स चैनल वाले कौन से हैं, जो एंड यूजर तक आपके सामान को बेचते हैं, एंड यूजर तक आपके सामान को बेचते हैं। सेलिंग द प्रोडक्ट टू द एंड यूजर, आपका सामान एंड यूजर तक बेच रहे हैं। एग्जांपल है, सीधी सी बात है, अमेजोन। और यहां पे कोई फैशन डिजाइनर है, यूज एजेंसीज टू सेल देयर प्रोडक्ट, ये बताया हुआ है। या आप ये भी बोल सकते हो आपने कोई नया नेल पॉलिश का काम शुरू किया और अब वो नायका के थ्रू बेच रहे हो, तो नायका आपका क्या हो गया, सेल्स चैनल हो गया। बट ये लाइन आनी चाहिए, सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू ईच चैनल एंड अल्टीमेटली टू द एंड यूजर। एंड यूजर तक सामान को बेचना इज नोन एज सेल्स चैनल का काम। बट जब यही चीज फिजिकली एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती है, सीरीज ऑफ इंटरमीडियरी हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पाथ फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर टू एंड यूजर। प्रोड्यूसर से सामान उठाकर एंड यूजर तक पहुंचाने वाले को क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्ट चैनल। सीधी सी बात है, आपको भी पता है ये कौन हो गया, ई कार्ट वाला हो गया, वो डिलीवरी करके जो आता है वो हो गया, डीटीडीसी हो गया, डीटीडीसी हो गया। तो ये सारे कौन हो गए, ये प्रोडक्ट चैनल हो गए। तो बोलो सबसे पहले सेल्स चैनल जो आपका सामान बेचेगा, प्रोडक्ट चैनल जो आपका सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक पहुंचवाएगा, और तीसरा एक बार जब आपने सर्विसेज, आपने एक बार सामान बेच दिया, अब सामने वाले को ये सामान इंस्टॉल करने में दिक्कत आ सकती है, यूज करने में दिक्कत आ सकती है, तो अब आप उसको सर्विस प्रोवाइड करवाओगे। वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा दैट इज सर्विस चैनल। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का कोई भी सामान अगर जाता है तो उसकी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपको पता होगा ग्रीव्स करके कंपनी है, तो ग्रीव्स क्या हो गया, सर्विस चैनल हो गया। ग्रीव्स क्या हो गया, सर्विस चैनल। तो असली में सर्विस चैनल की कब जरूरत पड़ती है, जब आपने जो सामान बेचा है वो कॉम्प्लेक्स है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन और कस्टमर असिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स है इन द टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन और कस्टमर असिस्टेंस। जब ऐसा होगा तो दोस्तों आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सर्विस चैनल की। फॉर एग्जांपल मैंने दोस्तों एक वॉशिंग मशीन खरीदी
और आपको भी पता है जो लड़का लोग होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखते पता नहीं क्या हो जाता है, वो उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खोले बिना मानते नहीं है। दोस्तों मैंने उस वॉशिंग मशीन को हाथों हाथ खोला और मैंने कहा इसको तो मैं ही चलाऊंगा, मैंने उसको चला दिया, पर थोड़ी देर बाद उसमें से कुछ जलने की बदबू आने लगी और मुझे ये बात समझ आई कि ये मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं तो इसमें पानी वाला तो जोड़ना ही भूल गया। तो फिर मेरे को समझ आया कि यहाँ तो बहुत ज़रूरी था सर्विस चैनल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सर्विस चैनल। अब मुझे समझ आई बात। ऐसे दोस्तों एक बार फ्रिज मंगाया मैंने। फ्रिज पहले ही 6 फीट का होता है, फिर उसका कवर होता है ऊपर, उसको मैंने उतारने की कोशिश की, उस कवर को ऐसे उतार रहा हूँ, ऊपर दीवार में अटक रहा है, वो कवर उतर ही नहीं रहा। बहुत देर मशक्कत करी, हार मान गया मैं कहा ये मेरे से नहीं होगा। फिर जब सर्विस चैनल वाला आया, वो पता है क्या करा, डब्बे को काट दिया उसने। ये तो मैं भूल ही गया था कि डब्बा कटता भी तो है। तो ऐसी चीज़ों के लिए दोस्तों सर्विस चैनल की जरूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले सामान खरीदा, दैट इज सेल्स चैनल। फिर उसके बाद सामान कोई पहुंचा के गया, दैट इज प्रोडक्ट चैनल। और उसके बाद उस सामान को किसी ने इंस्टॉल करके दिया, मेरे को यूज करना सिखाया, दैट इज सर्विस चैनल। ठीक है, तो ये चैनल्स हो गए दोस्तों, एग्जाम्पल इसमें बताए हुए चैनल्स के, आप इस एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है दोस्तों कोर कॉम्पिटेंसी। तो अब अपने पास स्ट्रेटेजिक ड्राइवर सारे कंप्लीट हो गए। तो अगर मैं पहले पेज पे आऊं तो अपन ने क्या क्या कर लिया देखो। अब आपको याद ही होगा MM में क्या था, आपको याद होगा इसके अंदर मेंडलो मैट्रिक्स में क्या था। अपने पास 4 लोग थे, अगर आपको याद होगा तो प्रायोरिटी वाइज 4 लोगों को अपन ने रख रखा था। फिर इंडस्ट्री एंड मार्केट में अपन ने क्या पढ़ा, आपको याद होगा, अपन ने SGM पढ़ा। कितना आसान है आप समझो, आप इसको अभी पढ़ना। कस्टमर सिर्फ डिफरेंस पढ़ा, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। चैनल्स, 3 चैनल्स पढ़े। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसके अंदर अपन ने खूब सारे मार्केटिंग के तरीके पढ़े। मतलब चैप्टर खत्म होने वाला है दोस्तों, सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, कोर कॉम्पिटेंसी एंड स्वॉट एनालिसिस। बहुत ही आसान है, इनमें तो वैसे भी कुछ नहीं है, खत्म होने वाला है। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, चैप्टर खत्म होने वाला है 3A। पहले मैं क्या करता हूँ, 2 पार्ट में रिकॉर्ड करता हूँ हमेशा, जिससे मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो रही हो तो पहले ही पता चल जाए। तो पहले 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करी और मेरे ख्याल से 40 मिनट्स की होगी 1 घंटे 20 मिनट में, सॉरी 1 घंटे के 80 मिनट में, मतलब वही 1 घंटा 20 मिनट में पूरी की पूरी चैप्टर 3A कंप्लीट हो गया। आप इसको सुन लोगे, इसका क्वेश्चन बैंक लगा लोगे, नीचे ही है क्वेश्चन बैंक, कुछ भी मेहनत करने का छोड़ा ही नहीं मैंने आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन बैंक, पूरा नीचे पड़ा है, टॉपिक वाइज पढ़ा है, मेंडलो मैट्रिक्स और सब कुछ पढ़ा है। एक बार सारे क्वेश्चंस करोगे, इसके बाद मैं आपको मार्किंग करके दूंगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस वापस करने हैं। ठीक है, और एक अलग से क्लास भी होगी जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस में, सारे तो नहीं, इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा। पहले मैं ये वाला कमिटमेंट पूरा करूंगा, सारा टॉपिक वापस कराने का। उसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर मैं ये क्वेश्चंस का कमिटमेंट उठाऊंगा। अभी मैं पक्का नहीं कह रहा मैं कराऊंगा, बट हाँ कोशिश पूरी है कि क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, FM में तो कराने ही पड़ेंगे, बट SM की बात कर रहा हूँ। FM में तो क्वेश्चन होंगे, उसके बिना तो टॉपिक में समझा ही नहीं पाऊंगा आपको, है ना। तो उसमें तो होंगे, अभी भी ज्यादा नहीं होंगे, बट हाँ हर टॉपिक के ऊपर 2-2 1-1 क्वेश्चन होंगे। बट इसके अंदर आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे, आपको समझ आएगा। मैंने सब समझाया हुआ है, आपको कुछ ना समझ आए तो आप लोग नंबर नोट कर लो, आप लोग मुझे मैसेज कर देना, उससे व्हाट्सएप करना दोस्तों। कॉल इस पर नहीं हो पाएगा। 7597517575 7597517575। इस पे आप क्या कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी और डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके छोड़ सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। अच्छा एक बात जरूर, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, पक्का से फॉलो कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो पे लाइक करना अगर आपको मज़ा आ रहा है तो, और साथ ही साथ आप इस पे कमेंट भी करना अगर आपको अच्छा लगा तो, और साथ ही साथ वीडियो शेयर तो करना ही है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर। कोर कॉम्पिटेंसी देखो, मैं ज़्यादा मजाके वजाके नहीं कर सकता इस बैच के अंदर, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा किया तो ये वीडियोस बहुत लंबे खिंच जाएंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कम से कम टाइम में पूरा का पूरा कोर्स आपको करवाना। तो आ जाओ कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी क्या है दोस्तों, देखो आपको कोई काम करना आता है, आपके पास रिसोर्सेज है, तो वो आपकी कॉम्पिटेंसी है। बट आप उसको अगर बहुत बेहतर करोगे तो वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप सारे लोग सीए कर रहे हो, आप लोगों के पास पैसा भी है, आप लोगों के पास दिमाग भी है, तो आपके पास रिसोर्सेज भी है, आपके पास कैपेबिलिटीज भी है। तो जब आपके पास रिसोर्सेज भी है, कैपेबिलिटीज भी है, तो वो कहलाती है कॉम्पिटेंसी। वो क्या कहलाती है, कॉम्पिटेंसी। तो व्हेन यू हैव क्या क्या रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, देन इट इज नोन एज कॉम्पिटेंसी। बट जब आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से यूज करते हो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज को, तो वो कहलाता है कोर कॉम्पिटेंसी। तो बोलो व्हाट डू यू मीन बाय कोर कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मींस एवरी फर्म हैव
इट्स ओन रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, बट जो फर्म उनको सबसे बेहतर तरीके से यूज करता है दैट इज नोन एज कोर कंपिटेंसी। तो अब क्या लिखा हुआ है, हर फर्म के पास रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज होती है, वो इस तरीके से सिनर्जाइज्ड होनी चाहिए, मतलब आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होनी चाहिए, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी इस तरीके से यूज होनी चाहिए कि वो क्या बन जाए, कोर कंपिटेंसी बन जाए। ठीक है, सीके प्रहलाद और गैरी हैमल भी कोर कंपिटेंसी का मतलब बताते हैं, कहते हैं पूरी फर्म में कलेक्टिव लर्निंग, कोऑर्डिनेशन बिठाना सबके बीच में, यही क्या कहलाएगा, कोर कंपिटेंसी कहलाएगा। तो कुल मिला के बताना चाह रहे हैं कि कंपिटेंसी एक जगह नहीं होनी चाहिए, कोर कंपिटेंसी एक जगह नहीं होनी चाहिए, पूरी फर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सामान बना अच्छा रहे हो बट आपको बेचना नहीं आ रहा, आप बहुत महंगा बना रहे हो, नहीं चलेगा। अगर आपको सबसे आगे निकलना है तो कोर कंपिटेंसी एक जगह नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी जगह होनी चाहिए और सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो सीके प्रहलाद और गैरी हैमल ने क्या कहा, कोर कंपिटेंसी इज द कलेक्टिव लर्निंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स प्रोडक्शन स्किल्स एंड इंटीग्रेटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सबको आपस में मिला के चलाना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा कि कोर कंपिटेंसी एक जगह ना रह जाए, कलेक्टिव हो, कलेक्टिव लर्निंग हो, एक जगह से नहीं होगा। अगर मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट चालू किया, आपको प्रोडक्ट का आइडिया बहुत अच्छा है, आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया बट आपको बेचना नहीं आ रहा, तो फिर वो प्रोडक्ट किस काम का दोस्तों। तो आपको चाहिए कोर कंपिटेंसी के लिए कलेक्टिव लर्निंग, क्योंकि कोर कंपिटेंसी से क्या होता है, अगर आपके पास कोर कंपिटेंसी है, कंपिटेंसी का मतलब आपके रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज है, आप उसको बहुत बेहतर कर रहे हो तो कोर कंपिटेंसी है। कोर कंपिटेंसी से आपको मिलती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। With the help of core competency, you will get competitive advantage. Sir, what do you mean by competitive advantage? बाकी लोगों से आगे रहना, बाकी लोगों से आगे रहना। तो बताओ आपको competitive advantage कब मिलेगा, जब आपकी competency core competency होगी। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप सीए कर रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज है, वो आपकी कंपिटेंसी है। आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ये आपकी कोर कंपिटेंसी है। आप पेपर घटिया कर आए तो कोर कंपिटेंसी किस काम की। तो कोर कंपिटेंसी हर जगह होनी चाहिए और अगर हर जगह होगी तो आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सारी बातें आपको लिख के आनी है। ये देखो क्या क्या लिखा है, सिनर्जाइज्ड होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स होना चाहिए रेदर देन इंडिविजुअल टेक्निक। जो मैं आपको सिखा रहा था कि सिर्फ पढ़ने अच्छे से कुछ नहीं होगा, वो 3 घंटे में भी दिमाग चलना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स रेदर देन इंडिविजुअल स्किल, एक नहीं होनी चाहिए। तो सर कितनी जगह होनी चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, कितनी जगह आप मान के चले कि हमारे पास कोर कंपिटेंसी होनी चाहिए, इतनी जगह 5 से 15 जगह। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, 5 से 15 जगह आपके पास कोर कंपिटेंसी होनी चाहिए। तो सर कोर कंपिटेंसी का मैं मतलब समझ आ गया, हमारे पास रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज होगा, वो हमारी कंपिटेंसी है, हम उसको बेहतर तरीके से यूज करेंगे, वो कोर कंपिटेंसी है, और उसको हम लगातार एक जगह नहीं बहुत सारी जगह कोर कंपिटेंसी बनाएंगे, उससे हमारी क्या आएगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगी। तो ये कलेक्टिव लर्निंग है, ये सिनर्जाइज तरीके से होनी चाहिए, कम से कम 5 से 15 जगह मेरे पास कोर कंपिटेंसी होनी चाहिए, तब कोई फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। ये पूरी कोर कंपिटेंसी की क्या है, डेफिनेशन। अब सीके प्रहलाद और गैरी हैमल बोलते हैं कि कोर कंपिटेंसी आपको आइडेंटिफाई होगी 3 जगह, आपको 3 जगह से पता चलेगा आपके पास कोर कंपिटेंसी है या नहीं है। वो 3 जगह है, पहला कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू और एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बार बहुत टाइम से आ नहीं रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या आया, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हो गया, आपकी कोर कंपिटेंसी तब काम की है जब आप बाकी लोगों से कुछ यूनिक बेच रहे हो। ऐसा नहीं जो बाकी लोग बेच रहे हो वही आप बेच रहे हो, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, आपको कुछ यूनिक बेचना पड़ेगा दोस्तों। कंपिटेंसीज यूनिक, आपकी यूनिक होनी चाहिए कंपिटेंसी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये कोर्स मैं आपको करा रहा हूं, मैं कम टाइम में करा रहा हूं बट सब करा रहा हूं। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, आप चेक करना। हो सकता है आपको ये देखने को मिले कि जल्दी सबने करा दिया बट कंप्लीशन पूरा नहीं है, कंप्लीशन पूरा करा दिया बट टाइम ज्यादा ले लिया। मैं आपको टाइम रोजाना सिर्फ 1.5 घंटा मांग रहा हूं और आपको पूरा कोर्स एसएम का भी और एफएम का भी कंप्लीट करा रहा हूं। तो इसमें कंप्लीशन भी पूरा हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, तो ये एक यूनिकनेस हो गई। तो ये हो गई कोर कंपिटेंसी और इसको यूनिक बना के रखा। साथ ही डिफिकल्ट हो कॉम्पिटिटर्स के लिए इमिटेट करना, मतलब कॉपी करना। सिर्फ ऐसा नहीं, यूनिक से काम नहीं चलेगा, कॉम्पिटिटर इसको इमिटेट कर पाए, कॉपी कर पाए। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी कर पाए, ये भी उसके लिए डिफिकल्ट होना चाहिए। अगर ये है
तो आप बाकी लोगों से आगे रहोगे, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, तब हम बोलेंगे हाँ आपके पास कोर कंपिटेंसी है। तो उसने बोला कोर कंपिटेंसी कहाँ देखने को मिलेगी? पहली जगह, अगर आप कुछ यूनिक बना रहे हो और बाकी लोगों के लिए वो कॉपी करना मुश्किल है, तो हम बोल सकेंगे कि हाँ आपके पास कोर कंपिटेंसी है। ठीक है, आपको जब ऐसा होगा तो मार्केट विद नो फियर दैट कॉम्पिटिटर कैन कॉपी इट, सब कुछ रहेगा कि आपके दिमाग में रहेगा कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो सारी चीजें रहेगी। जब आप यूनिक हो तो कॉपी करना भी बहुत मुश्किल होगा। इफ वन कंपनी कैन परफॉर्म दिस सिग्निफिकेंटली बेटर देन द अदर कंपनी हैज ऑब्टेन्ड अ कोर कंपिटेंसी, बोलते सारे जने परफॉर्म तो सारे जने करेंगे, सबके पास स्किल एंड रिसोर्सेज, परफॉर्म सब सारे जने करेंगे, बट जो सबसे बेटर परफॉर्म करेगा, जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं, जो सबसे बेटर परफॉर्म करेगा, जो सबसे बेटर सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म करेगा, वो क्या कहलाएगा? कोर कंपिटेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो बोलो कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन में आपको कोर कंपिटेंसी देखने को मिलेगी। मतलब कोर कंपिटेंसी कहां कहां देखने को मिलेगी? पहली, अगर आप सामान यूनिक बेच रहे हो जो कि कॉपी होना मुश्किल है, तो आपको कोर कंपिटेंसी है, इसका मतलब आपके पास। तो सीके प्रहलाद और गैरी हैमल ने बोला पता कैसे चलेगा कोर कंपिटेंसी है या नहीं है? तो तब पता चलेगा जब आप कुछ यूनिक बना रहे हो। अगला, आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। जब कस्टमर कोई सामान खरीदता है ना दोस्तों, वो एक फंडामेंटल बेनिफिट मिलने का उम्मीद रखता है, एक वैल्यू मिलने की उम्मीद रखता है। दोस्तों आज मैंने माइक खरीदा तो मेरी एक उम्मीद थी कि यार ये माइक बहुत प्रॉपर यूज आएगा और ये आ रहा है, मुझे एक फंडामेंटल बेनिफिट मिल रहा है। तो हर आदमी को एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए जब वो सामान खरीदे। तो अगर आपका सामान खरीद के किसी को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर उसको वो वैल्यू मिल रही है जो उसको चाहिए थी, उसको एक फंडामेंटल बेनिफिट मिल रहा है जो उसको चाहिए था, तो समझ जाओ आपके पास कोर कंपिटेंसी है। तो कोर कंपिटेंसी पहला क्या था? आपका सामान यूनिक है। दूसरा, जो कस्टमर को वैल्यू चाहिए, जो फंडामेंटल बेनिफिट्स चाहिए, अगर वो उसको मिल रहे हैं ना, तो समझ जाओ आपके पास कोर कंपिटेंसी है। तो when purchasing a product or service it has deliver a fundamental benefit, और वो जो बेनिफिट मिला वो उसके दिमाग में एक रियल इंपैक्ट छोड़ना चाहिए, जिसे वो बार बार आपके पास खरीदना है। यार वो सामान तो जोरदार था, वो तो खरीदना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं, पहले जो मेरे पास माइक था वो उसी कंपनी का था, चल रहा है वो अभी भी, बट मैंने जो नया माइक खरीदा वो भी उसी कंपनी का खरीदा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस माइक ने मेरे दिमाग में एक रियल इंपैक्ट छोड़ा, रेदर देन आर्टिफिशियल इंपैक्ट नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंपैक्ट छोड़ा तो कस्टमर एक बार बनेगा, बाद में टूट जाएगा। तो जो छोड़ना है वो रियल इंपैक्ट छोड़ना चाहिए। तो अगर आपका प्रोडक्ट रियल इंपैक्ट छोड़ रहा है, फंडामेंटल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, तो समझ जाएंगे हम कस्टमर वैल्यू मिल रही है। और कस्टमर वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास कोर कंपिटेंसी है। तो सीके प्रहलाद, गैरी हैमल ने 3 चीजें बोली। पहला बोला आपकी चीज अगर डिफरेंट है, यूनिक है, तो आपके पास कोर कंपिटेंसी। आपकी चीजें अगर कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है तो कोर कंपिटेंसी है। तीसरा, आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही जगह आपको इसका फायदा मिले, आपको इसको दूसरी जगह भी आपको फायदा मिलना चाहिए। जैसे आपने कोई कोर कंपिटेंसी कि आपका प्रोडक्शन बहुत बेटर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे समझो बात को मैं आपको बताता हूं, ये माइक वाली कंपनी है तो ये माइक ऐसे बना रही है, ये कौन सा माइक हो गया? कॉलर माइक हो गया। तो इसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब ये माइक बनाए तो इसको सिर्फ फायदा माइक बनाने में मिले, सिर्फ इस वाले माइक में मिले। एक वो हाथ वाला माइक भी आता है, उसमें भी इसको क्या होना चाहिए? बनाने में कोर कंपिटेंसी आनी चाहिए। तो ये जो कोर कंपिटेंसी है पूरे बिजनेस में एक जगह नहीं लगनी चाहिए, बहुत सारी जगह लगनी चाहिए। दूसरे प्रोडक्ट्स को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। आप 5 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो अगर एक प्रोडक्ट में आपके पास कोर कंपिटेंसी है तो उसका फायदा आपके बचे हुए 4 प्रोडक्ट को भी मिलना चाहिए, सिर्फ एक जगह से नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन टू डिफरेंट मार्केट्स। सिर्फ एक जगह से नहीं होगा, आपको अलग अलग जगह इसका कंपिटेंसी का फायदा आपको अलग अलग जगह मिलना चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मिलना चाहिए, तो वो कोर कंपिटेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की कंपनी है, सैमसंग है, सैमसंग मोबाइल बनाती है तो उसको कोर कंपिटेंसी का फायदा सिर्फ मोबाइल में नहीं मिलना चाहिए, टीवी बेचती है उसमें भी मिलना चाहिए। उस कोर कंपिटेंसी का फायदा उसको एसी बेचती है उसमें भी मिलना चाहिए। तो सारी जगह मिलना चाहिए, उसको मिल रहा है तो इसका मतलब सैमसंग के पास कोर कंपिटेंसी है। तो वर्ड क्या आ गया? कैन नॉट बी ओनली वन पर्टिकुलर स्किल और स्पेसिफाइड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो एक तो सिर्फ एक जगह नहीं होनी चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। Which will be used throughout the organization, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम आनी चाहिए। दूसरे प्रोडक्ट बेचोगे उसमें भी काम आनी चाहिए। तो 3 बातें हो गई। अगर आपकी कंपिटेंसी अलग है, अगर आपकी कंपिटेंसी कस्टमर को वैल्यू देती है, आपकी कंपिटेंसी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है, या फिर दूसरे प्रोडक्ट है दूसरे मार्केट से उधर भी काम आती है, तो हम बोलेंगे आपके पास कोर कंपिटेंसी है। तो सीके प्रहलाद, गैरी हैमल ने बोला 3 जगह आइडेंटिफाई होगी। तो ये क्वेश्चन पूरा आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोर कंपिटेंसी? एरियाज वेयर कोर कंपिटेंसी
कोर कंपिटेंसी कैन बी आइडेंटिफाइड, ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब आता है एग्जांपल ऑफ कोर कंपिटेंसी, जैसे HUL है। HUL की कोर कंपिटेंसी क्या है, उसकी मार्केटिंग इतनी खतरनाक है, वो किसी भी टाइप का सामान बेच सकता है, तो ये उसकी मार्केटिंग हर जगह काम आई, ये क्या हो गई, कोर कंपिटेंसी हो गई। इसने बोला कोर कंपिटेंसी फंक्शन में भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में भी हो सकती है, उसके ऊपर एक एग्जांपल। फिर बोलता है कोर कंपिटेंसी है ना, अब जो भी बेस्ट करोगे वो है, जैसे वॉलमार्ट सामान सस्ता खरीद के बेचता है, वो उसकी कोर कंपिटेंसी है। तो ये दो वर्ड याद रखना, कोर कंपिटेंसी आपको हर फंक्शन में भी मिल सकती है, कोर कंपिटेंसी हर वो जगह है जो चीज आप बेस्ट करोगे। दोनों के ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, एक इस लाइन के ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, एक इस लाइन के ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है और इस लाइन के ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बता दिया। अब क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कंपिटेंसी, कोर कंपिटेंसी बिल्ड कैसे करी जाए, ये तो समझ आ गई सर, कोर कंपिटेंसी होता क्या है, कहां देखने को मिल सकती है, बिल्ड कैसी करी जाए। तो बहुत आसान है दोस्तों, वैल्यूएबल होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट होनी चाहिए और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए। सर ये क्या है, देखो सबसे पहले वैल्यूएबल होनी चाहिए, दूसरा रेयर होनी चाहिए। रेयर तो आपको समझ आ गई, जो आपकी कैपेबिलिटीज है वो हर किसी के पास नहीं होनी चाहिए। पहले तो मैंने इसमें जो वर्ड मार्क किया ना वो कैपेबिलिटीज किया, हर जगह वर्ड कैपेबिलिटीज 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 कैपेबिलिटी, सॉरी कैपेबिलिटीज। तो क्या बोलता है, पहले तो यूं याद करो, आपकी कैपेबिलिटीज वैल्यूएबल होनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटीज रेयर होनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटीज कॉस्टली टू इमिटेट होनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटीज लास्ट में नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉस्टली टू इमिटेट, तो जो आपके पास कैपेबिलिटीज है ना, आपको जो काम करना आता है, जिस तरीके से करना आता है, वो हर कोई कॉपी ना कर सके, वो सिर्फ आप ही कर सको, तभी आप कोर कंपिटेंसी बना पाओगे। तो कोर कंपिटेंसी बनाना है तो अपनी कैपेबिलिटीज को ऐसा बनाओ कि हर कोई कॉपी ना कर पाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपेबिलिटीज को इमिटेट ना हो पाए ऐसा हो, और अगर कोई इमिटेट कर भी ले तो उसके लिए बहुत भारी कॉस्टिंग आ जाए, कॉस्टली टू इमिटेट हो जाए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अपने पास इंटेल का एग्जांपल दिया हुआ है, आपको पता होगा, आपकी बुक में इंटेल का एग्जांपल दिया हुआ है और यहाँ पे भी इंटेल का एग्जांपल दिया हुआ है। आज तक कोई इंटेल जैसी चीज नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना, अब बनाना शुरू हो गए, बट पहले नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए, बहुत मुश्किल था वो चीजें कॉपी करना। तो इसका मतलब उसके पास कोर कंपिटेंसी थी। रेयर, फिर अगले में क्या आएगा बोलो, पहले इसमें तो आ गया कॉपी ना हो पाए, अगले में ऊपर क्या आ गया, हर किसी के पास ना हो। तो पहला क्या है, रेयर, और फिर है कॉस्टली टू इमिटेट, मतलब पहला तो क्या है, यूनिक होनी चाहिए, तो ये तो हो गया यूनिक होनी चाहिए। और फिर अगले में क्या आ गया, यूनिक तो ठीक है, अब यूनिक होने से कुछ नहीं होगा, पता चला यूनिक है, कल कोई कॉपी करके बैठ गया, फिर यूनिक थोड़ी ना रहेगा, तो इमिटेट भी नहीं होनी चाहिए। तो दो चीजें, यूनिक होनी चाहिए और कोई भी उसको कॉपी ना कर सके ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, रेयर और अगला कॉस्टली टू इमिटेट। फिर तीसरा पॉइंट, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, हर इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, आपकी कैपेबिलिटीज का कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे, उसका कोई स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट अवेलेबल ना हो। अगर सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल हुआ तो आप कहां से फिर कोर कंपिटेंसी करोगे, कोई आप बोलोगे मैं तो ये मेरे पास ये सामान हो गया, ठीक है, ऐसा सेम टू सेम वहां मिलता है, बात खत्म हो गई। तो सबसे पहले बोलो रेयर होना चाहिए, सिर्फ रेयर से कुछ नहीं होगा, कोई कॉपी ना कर ले, क्योंकि रेयर तब तक ही रहेगा जब तक आपके पास है, कॉपी होगी तो बात खत्म। तो रेयर होना चाहिए, डिफिकल्ट टू इमिटेट होना चाहिए। अगला नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। और अगला वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए। आर दोज दैट अलाउ द फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज और अवॉइड द क्या, थ्रेट्स। तो ऐसा होना चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटीज को ले पाओ, अगर कोई आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है तो आप उसको खींच पाओ, और कोई थ्रेट है तो उनको दबा पाओ। तो ऐसी जब आपकी कैपेबिलिटीज होगी तो वो कहलाएगी वैल्यूएबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वापस से। तो क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कंपिटेंसी, ऊपर था एरियाज जहां पे आपको देखने को मिलेगी, वो क्या क्या थी, जल्दी से बोलो। सबसे पहला उसमें था अलग होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगला कस्टमर को वैल्यू मिलनी चाहिए, और तीसरा पूरे मार्केट में लगनी चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लगनी चाहिए। फिर उसका अगला कौन सा आया, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कंपिटेंसी में क्या आया, सबसे पहले वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, रेयर है तो रेयर से कुछ नहीं होगा, इमिटेट भी नहीं होना चाहिए, और लास्ट में उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ये आप पढ़ लोगे, नीचे सारे एग्जांपल दिए हुए, तो ये मत सोचना इतना सब कुछ लिखा हुआ है, सब एग्जांपल। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल में टाटा दिया हुआ है, कहते हैं टाटा का ट्रस्ट जो है वो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। फिर इसके अंदर इंटेल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये चीजें आप लोग पढ़ लोगे, ये अपने इंपॉर्टेंट है, वापस से इसको आप पढ़ लोगे। अब बात आती है शॉर्ट एनालिसिस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, केस स्टडी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्वॉट एनालिसिस सबको पता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब इसमें क्या होगा, देखो स्ट्रेंथ जो है ना वो एक तो इंटरनल है और हेल्पफुल है। वीकनेस जो है ना इंटरनल है बट हार्मफुल है। तो बताओ हमारे अंदर जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जो मार्केट में अवेलेबल है वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है। तो मुझे बताओ इंटरनल कौन कौन है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल कौन है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ अच्छी है, हेल्पफुल है, थ्रेट बेकार है तो हार्मफुल है, सॉरी वीकनेस बेकार है तो हार्मफुल है, अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल है बट अच्छी है, इसको फटाफट ग्रैब कर लो तो ये हेल्पफुल हो गई, थ्रेड्स क्या है, हार्मफुल है। तो ये तो डायग्राम हो गया, बना के आना है, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। अब बोलते ही लगाई कब जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। इंप्लीमेंटेड बिफोर ऑल कंपनी एक्शन, कोई भी एक्शन लेना है उससे पहले लगाई जाएगी, कोई नए इनिशिएटिव्स लेने हैं तो तब लगाई जाएगी, कोई इंटरनल पॉलिसी में वापस से रिवैम्पिंग करनी है, मतलब वापस से इंटरनल पॉलिसीज में कोई चेंज करना है तो लगाई जाएगी। अगर आपको क्या करना है, कुछ भी ग्रो करना है या कोई भी प्लान के मिडवे में हो, कोई प्लान है जिसके बीच में आपको कुछ सोचने की जरूरत पड़ी, तब भी स्वॉट एनालिसिस लगाया जाएगा। तो कब कब लगाया जाएगा, सारे केसेस में लगाया जा रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपको आपका करंट लैंडस्केप भी बताएगा कि आपका बिजनेस अभी कौन सी पोजीशन में और इसमें क्या इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें कौन बताएगा, स्वॉट एनालिसिस। तो ये पूरी स्वॉट एनालिसिस की डेफिनेशन हो गई। पहला क्या हो गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, फिर उसके बाद उसका डायग्राम, फिर उसके बाद ये कहाँ कहाँ लगता है, पहले भी लगता है, बाद में भी लगता है, बीच में भी लगता है, कुछ पॉलिसीज में चेंज कर रहे हो तब भी लगता है। फिर इसके बाद आप बोलोगे आपके बिजनेस के कोई, आपके बिजनेस में कुछ क्या है इंप्रूव करना है, उसमें भी आपकी मदद करेगा। ये पूरी स्वॉट एनालिसिस की डेफिनेशन हो गई। यहां तक तो ठीक है, ये तो आपको लिख के आना ही आना है। बट स्वॉट एनालिसिस पे केस स्टडी आती है जो मैंने नीचे क्वेश्चन बैंक में डाल रखी है, वो करनी ही करनी है और इस बार वो आने के पूरे चांसेस है। जैसे एक केस स्टडी यहाँ पे है, ये क्या है, एक लॉ फर्म है, पुरानी लॉ फर्म है, उसका हमें स्वॉट एनालिसिस करके देना है। पुरानी लॉ फर्म है, उसका एक स्वॉट एनालिसिस हमें करके देना है। अब बोलता है पुरानी फर्म है तो इसके बाद 70 साल की ब्रांड वैल्यू है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, खूब सारे पार्टनर्स है, सारे काम यहीं पे हो जाते हैं, जो भी क्रिमिनल वाले हो, जो भी हो, सारे काम यहीं हो जाते हैं लॉ फर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस एग्रीमेंट्स है, बहुत पुराने सर्विस एग्रीमेंट्स चले आ रहे हैं। 20 से ज़्यादा स्टेट में सर्विसेज है, 400 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये एक लॉ फर्म है। वीकनेस क्या है, पुराने मेथड से काम चल रहा है, कोई ऑटोमेशन नहीं है और कोई फ्रेंडली कल्चर नहीं है, किसी को भी डांट देते हैं, कुछ भी कर देते हैं अपने एम्प्लॉय को। अपॉर्चुनिटी, ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकते हैं जिससे स्टार्टअप बाद में इनको सपोर्ट करे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थ्रेट क्या है, ऑनलाइन प्लेयर्स आ रहे हैं, AI बेस्ड सॉल्यूशंस आ रहे हैं, प्राइस पॉइंट इनका बहुत हाई है और काम करने का तरीका बहुत इनका धीरे है। तो ये चीज आप, एक लॉ का केस स्टडी हो गया कि एक लॉ फर्म है, उनका केस स्टडी हो गया। बट जो अब केस स्टडी आने के चांसेस है वो यही है, पुराने मेथड से कोई काम कर रहा है और अब AI में शिफ्ट होना चाह रहा है, ठीक है। तो यही स्वॉट एनालिसिस है। तो ये आपको स्वॉट एनालिसिस के नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं। लिमिटेशन से ये सिर्फ बता के छोड़ देता है क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, इनका एनालिसिस नहीं करता, ये इसकी एक लिमिटेशन है। क्रिटिसिज्म क्या है इसका, डज नॉट जनरली प्रोवाइड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। बता के छोड़ दिया बट उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं दिया। ये इसका कंक्लूजन हो गया, नीचे बता दिया मैंने, एक एग्जांपल दिया होता है, ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये दोनों है क्योंकि स्वॉट एनालिसिस है। और उसके बाद अब इसका शुरू हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन बैंक। इसी के साथ दोस्तों अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है 1 घंटे 20 मिनट में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। अब आप लोगों को सबसे पहले तो वापस वही बोलूंगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना है, जिससे मेरे को भी आगे के वीडियोस लाने में मोटिवेशन आए दोस्तों, ठीक है। कोशिश रहेगी कि रोजाना 5 बजे आपको वीडियोस मिल जाए, रोजाना 5 बजे मेरा टारगेट है वीडियोस प्रोवाइड करने का किसी भी तरीके से, ठीक है। 23 तारीख तक वीडियोस अपलोड होंगे सारे, मैंने आपको बताया था। तो 5 बजे तक मेरा रोजाना टारगेट रहेगा वीडियोस अपलोड करने का, ठीक है। आज पहली क्लास हो गई अपनी 3A, कल अपन शुरू करेंगे 3B। आपको इसके क्वेश्चंस करके रखने हैं, कोई भी डाउट आए तो मैंने आपको बता दिया 75975175, अरे भाई 75
97517575 मेरा नंबर है। आप लोग इस पे आराम से मेरे को मैसेज करके बता सकते हो, कोई भी डाउट आएगा तो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर कल। आज अपनी 6 फेब हो गई, कल अपन 7 फेब को मिलते हैं। जब तक ले बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।